कि मैं 365 दिन में 150 करोड़ की सेल करना चाहता हूँ? देखो, लाइफ के अंदर ना आपको लक्ष्य लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा ना, तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्लाइंट को बार बार कॉल करने से या फिर उसको कॉल बैक करने से या फिर उसका कॉल ना उठाने से क्लाइंट गर्म हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, जब आप क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो आप प्रोडक्ट मत समझाने बैठ जाओगे। भाई पेपर उठाया, शर्मा जी आओ मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट 74 लाख रुपए का है, इतने पैसे देने हैं, ऐसे देना है, इतना करना है, ऐसे करना है। शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी मेरे को सर कंफर्टेबल, व्हाट यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। तो फरीदाबाद में इन जनरल आपको क्या लगता है कि एक बेसिक या फिर एक एवरेज टिकट साइज क्या है? आज अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद की बात करता हूं तो एवरेज टिकट साइज जो है वो करीब 80 से 85 लाख रुपए जा चुका है। अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं, अफोर्डेबल आते हैं जो 40-45 लाख रुपए का जिसका प्राइस है, बट वो हर कोई लेना पसंद नहीं करता यार। पर सबको ये नहीं पता कि फरीदाबाद एक लौता ऐसा शहर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंट्री और एग्जिट्स होने वाली हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में आपका क्या सोचना है? हाय, माय नेम इज करण धवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है which is going to be done with the most renowned real estate broker जिनका नाम है मिस्टर बिन्नी कक्कड़। Today we are going to talk about the future of real estate market in फरीदाबाद। इसके अलावा हम जानेंगे कि रियल एस्टेट सेल्स के अंदर आपको क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव कन्वर्सेशन विद अ रियल टाइम इन्वेस्टर जो कि फरीदाबाद में ही रहते हैं। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू नो मच मोर अबाउट मिस्टर बिन्नी कक्कड़'s फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट नाउ। आज मैं आपका दोस्त करण धवन, द फाउंडर ऑफ द इन्वेस्टर शीट, आपके साथ बैठा हूं बिन्नी भाई के साथ, जो कि फरीदाबाद के रियल एस्टेट ब्रोकर है और बहुत ही रेनाउंड ब्रोकर हैं। तो बिन्नी भाई, अपने बारे में आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? भाई मेरा नाम बिन्नी कक्कड़ है। पहले तो करण भाई थैंक यू यार, आपने मुझे बुलाया यार, और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं दोबारा से पॉडकास्ट में आऊँगा, और आप लोगों ने मुझे अप्रोच करा, मुझे अच्छा लगा यार। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप में यहाँ से हूँ, प्रॉपरली फरीदाबाद से हूँ, और इसी मार्केट को हम बेचना पसंद करते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद की मार्केट हम बेच रहे हैं आज की डेट में। तो रियल एस्टेट की बातें तो होती रहेंगी, पर मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कैसे आपने ये रियल एस्टेट की जिंदगी स्टार्ट करी? रहने वाला हूँ मैं NIT का प्रॉपर, अपना, आप फरीदाबाद से हैं तो आप पता ही होगा NIT क्या है, वहाँ का पंजाबी बंदा हूँ मैं। और शुरुआत हमने जो जीवन की करी थी, मैंने वो सेल से ही करी थी। और सबसे पहले मैं क्लब महिंद्रा में जॉब करता था, राइट। और वहाँ से मुझे सेल्स करनी पता लगी, एक्चुअल में सेल्स होती कैसे है। तो उसके बाद ही जब सेल्स वहाँ करनी शुरू, फिर 2-3 और बिजनेस में मैं गया, बट एक्चुअल में पहचान जो मुझे मिली वो रियल एस्टेट से मिली, क्योंकि रियल एस्टेट जो है ना, मुझे लगता है मेरी नसों में बहता है। सेल्स करना मेरी नसों में बहता, तो इस करके मैं आ गया सेल्स के अंदर। वैसे मैं ये बता दूं कि बिन्नी जी के साथ मेरा आज फर्स्ट पॉडकास्ट है। सिर्फ बिन्नी जी के साथ ही नहीं, मेरा जिंदगी का आज फर्स्ट पॉडकास्ट मिस्टर बिन्नी कक्कड़ के साथ है। और बिन्नी कक्कड़ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले हम मिले, हमने पॉडकास्ट के बारे में बात करी कि यार मैं क्या बात करूँगा, मैं कैसे बात करूँगा। तो बिन्नी जी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि भाई बिल्कुल फ्री होकर के बात कर, कोई स्ट्रेस मत लेना। तो कहाँ से आप में कॉन्फिडेंस अचानक से आया? यार लाइफ आपको सिखाती है कॉन्फिडेंस। देखो यार, हर बंदा ना जीवन में धक्के बहुत खाता है। मैंने लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर रियल एस्टेट बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे पहुँच गया। मैंने बहुत मेहनत करी है, और मैंने शुरुआत जो करी थी वो बहुत छोटे से करी है। और जब आपको ना, आपको पढ़ाई कुछ नहीं सिखाती, जो आपको सिखाती है वो मार्केट आपको सिखाती है, राइट। लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं, राइट, उससे आप सीखते हो। तो भाई वही कॉन्फिडेंस आता है। और क्या है यार, हमने बात ही तो करनी है बैठ के। अगर आपने और मैंने प्लान बात करी तो फिर क्या बात करी, फिर पॉडकास्ट का मजा क्या है? पॉडकास्ट का मजा आना चाहिए जो आप बिल्कुल नेचुरल बोल रहे हो, जो हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं ना, उनको नेचुरल सुनना है। आर्टिफिशियल पूरी दुनिया है, हम बैठ के जो नेचुरल बात कर रहे हैं वही देखना है पसंद कर रहे हैं, और उसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात करता हूँ तो मैं बिन्नी नहीं हूँ। बिन्नी इज रॉ,
और रॉ बात करनी है, रॉ ही करने हम आए हैं, तो उसी के लिए बैठे हैं करण भाई। बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम देखा, आप बिल्कुल सूटेड बूटेड थे और आप बिल्कुल रियल एस्टेट अटायर के अंदर थे, जो मेरा कि मन है मैं उतार दूं उसको, मैं इसके साथ बैठने का मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उतार के बैठना चाहता हूँ, बट ठीक है यार, आज लगता है कि चलो पॉडकास्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल होके करें। नहीं, आप बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं इसमें। आप इसको बिल्कुल मत उतारिए, ये आप पे सूट करता है और मेरे को लगता है कि आपको इसको पहन के ही सो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी आपके अंदर है, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा कि क्या ये एनर्जी आपको सूट से आती है या आपके ब्लड में ही इस टाइप की कुछ एनर्जी घुसी हुई है। जो ऐसा क्या है जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं? यार ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मुझे ना अपने काम से बहुत प्यार है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्स, रियल एस्टेट ना अब मेरी नसों में बहता है, उसमें मिलावट है उसकी। मतलब जब तक मैं सेल्स नहीं करता ना, जब तक, अब एक्चुअल में क्या है, हफ्ते में हमारी एक दिन छुट्टी होती है, मंगलवार के दिन, बट मेरा घर बैठने का मन नहीं करता। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि भाई आज मेरा मन नहीं ऑफिस जाने का, और आधे घंटे बाद मैं तैयार होकर बिल्कुल टिप टॉप खड़ा होता हूँ कि भाई आज मुझे वापस से ऑफिस जाना है। क्योंकि जब तक आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा ना, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, भले आप कंघी बेचते हो, अब मिट्टी बेचते हो, अगर उससे आप प्यार करते हो ना, तो आपको पता है यार ये मिट्टी जो मैं बेच रहा हूँ ना, ये करोड़ रुपए की मिट्टी है। और भाई क्या है, हम क्या बेचते हैं, हम सपना बेचते हैं ना। और तो अगर हम वो भी हम कॉन्फिडेंस से नहीं बेच पाए तो फिर हम क्या बेचेंगे उनको। तो बिन्नी जी, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कब से हैं? वेल मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं करते हुए रियल एस्टेट। जब मैं फरीदाबाद को कोरली कर रहा हूँ, ग्रेटर फरीदाबाद को, उससे पहले मैं सेल्स में था, बट ये जो कोरली में कर रहा हूँ जो बिल्कुल, वो 5 से 6 साल से कर रहा हूँ। 5 से 6 साल से कर रहे हैं। दैट मेक्स मी रिमाइंड कि बिन्नी जी, आपने बहुत सही बात करी कि मैं सेल करना चाहता हूँ। आपने बिन्नी जी का इंस्टाग्राम देखा होगा और आपके इंस्टाग्राम में आपने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि मैं 365 दिन में 150 करोड़ की सेल करना चाहता हूँ। तो क्या आप ऑडियंस को ये बताओगे कि क्या है ये 150 करोड़ की सेल का चैलेंज और कहाँ से आपके मन में आया? देखो लाइफ के अंदर ना आपको लक्ष्य लेना बहुत जरूरी है। अगर आप, आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा ना, तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बात 150 करोड़ की नहीं है, चाहे मैं इसको पहुंचूं या इससे ज़्यादा जाऊं, इससे कम जाऊं, बट मैंने एक टारगेट तो लिया। जब आप टारगेट लेते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपके साथ काम करने के लिए लग जाता है। मैं अपना जब मेरा बेड है उसके ऊपर मैंने एक बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है कि भाई करना है तो यही करना है, नहीं करना है तो भी यही करना है। तो जब उसको लिख देते हो ना, जब वो आपके फ़ोन पे वॉलपेपर पे लगा होता है या आपकी दीवार पे लगा होता है, जब उसको सुबह आप देखते हो यार तूने 150 करोड़ का टारगेट लिया है, तो आपको कोई उठाता नहीं है, आप खुद उठ जाते हो। और रियल एस्टेट ऐसा ही है कि आपको किसी के पुश की जरूरत नहीं है। जब तक आपके अंदर से पुश नहीं आएगा ना, तब तक आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते। क्योंकि ये जो काम है, ये पेशेंस का काम है। जब तक आपको इससे प्यार नहीं होगा, तब तक आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते हो। और बात 150 करोड़ की नहीं है, मुद्दा ये है कि मुझे 150 लोगों को, 50 लोगों को, 70 लोगों को वैल्यू देनी है जीवन के अंदर। उनको मैं क्या वैल्यू दे पा रहा हूं, बस अगर वो वैल्यू मैंने दे दी तो 150 क्या 1500 करोड़ भी सेल हो जाएगी यार। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिन्नी जी, आपने जो ये लाइन बोली कि मैं 150 करोड़ की सेल करना चाहता हूँ, दैट मेक्स यू वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो बैकग्राउंड में, आपकी फैमिली में कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इतने बड़े टारगेट के लिए? देखो मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी वाइफ ने मेरे हार्ड भी देखा है, मुझे ग्रो करते हुए भी देखा है, मुझे ऐसा भी देखा है। लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि यू आर जीरो और लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने मुझे ये भी ये बोला है आपकी कि वाइफ ने आपको बोला है? नहीं, लोगों ने मुझे बोला है। अच्छा, ओके। लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि यू आर जीरो, तुम कुछ नहीं कर सकते, गुड फॉर नथिंग। देखो जब आपकी काम तो होता है, बट उससे भी ज्यादा आपका मुकद्दर होता है। मुकद्दर आपका साथ नहीं देगा ना, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपकी मेहनत कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। बट अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, अगर आपको करता है नहीं, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप खड़े हो जाओ काम पे, तो आपके अंदर ना एक मोटिवेशन आती है। क्योंकि आप कहीं से भी लड़के आ सकते हो, झेल लोगे, बट जब घर में अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपको आपके घर से मोटिवेशन मिलती है ना, तो दुनिया फतेह कर सकते हो आप। मैं तो ये मानता हूँ यार। तो मेरा मोटिवेशन जो है ना, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी फैमिली है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि बिन्नी यार तू कर सकता है। जब उन्होंने मुझे बोला तू कर सकता है, तो फिर यार दुनिया मेरे बारे में जो मर्जी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी फैमिली में आपकी वाइफ और मदर के अलावा क्या आपके कोई है, मेरा बच्चे हैं आपके? मेरा छोटा भाई है एक, ही इज ऑल्सो इनटू रियल एस्टेट। वो भी बहुत धुरंधर है काम करने में, वो भी बहुत अच्छा काम आप करता नाम है। लेना चाहेंगे उनका? दीपक कक्कड़ मेरा ब्रदर है, वो रियल एस्टेट करता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है वो। और मेरी बिटिया है, मेरी 2 बेटी हैं। एक मेरे भाई की बेटी है, छोटी अभी वो हुई है, वो 6-7 महीने की है। और एक मेरी बेटी है जो नंदनी उसका नेम है। तो 2 बच्चे हैं हमारे, बाकी हमारी छोटी सी फैमिली है।
बिन्नी जी, इसके अलावा मैं आप आज आप अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आए हैं, तो क्या हम आपकी वाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? ले लो मिलवा सकते हैं लोगों को आपकी वाइफ से? बिल्कुल मिला लो। हेलो एंड वेलकम। आज बिन्नी जी की वाइफ भी हमारे साथ हैं। तो ईशा जी, आज कुछ शब्द बोलना चाहेंगे आप अपने हस्बैंड बिन्नी जी के बारे में? देखो इनके लिए मैं जितना भी बोलूंगी वो बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया है तो ही विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक से थोड़ा कम करते हैं, बट ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क। राइट। एंड मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस जो मेरा लाइफ का रहा है, मैंने इनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान कभी नहीं देखा है। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई हैव एवर सीन। सो मेरा सपोर्ट हमेशा रहा है इनके साथ। जो भी ये करते हैं, चाहे मुझे गलत भी लगता है तो मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो गो फॉर इट। दैट्स वेरी गुड, दैट्स ब्रिलियंट। बिन्नी जी, आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, ये हम खुद देख पा रहे हैं। बिन्नी जी, आप वैसे यूथ ये जानना चाहते हैं आप कितने बजे उठते हैं? क्योंकि आजकल की यूथ आप देखते हैं वो उनको जल्दी पैसा कमाना है, पर उठते वो 12 या 1 बजे हैं। तो बिन्नी जी, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो? मैं जो सुबह उठता हूँ वो करीब 6 बजे उठ जाता हूँ, कभी 6:30 भी हो जाते हैं। बट मुझे ना मेरी नींद जो है ना अलार्म से नहीं खुलती है। मेरी जो नींद खुलती है ना वो अपने आप खुल जाती है। अपने अंदर ना दिमाग में ऑटोमेटिक अलार्म बना हुआ है कि यार मुझे उठना है, मुझे करना है, और आज का दिन मैं कैसे प्लान करूँगा वो सब होता है। तो जब आप ये प्लान करते हो ना कि भाई आज मैंने ये करना है, तो आपको फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आपका माइंड आपके लिए अलार्म होता है, यूनिवर्स आपका अलार्म है, और अपने आप करने लग जाते हो आप। और ईशा जी, आपका कुछ कहना है इस बारे में कि बिन्नी जी का जो हार्ड वर्क है, जितनी जल्दी ये उठ जाते हैं, इसके अलावा आपका भी कुछ रोल है इनका डे प्लान करने में? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी, मेरा कोई इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट राइजर हूँ। हम ऑपोजिट हैं बिल्कुल। ही बिलीव्स इन गेटिंग अर्ली, राइजिंग अर्ली। ही स्टार्ट्स हिज डे वेरी अर्ली एंड आई स्टार्ट माय डे लिटिल लेट। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड है। ही गोज फॉर हिज एवरी मॉर्निंग वॉक्स, ही डज साइकिलिंग्स, ही गोज फॉर हिज जिम। इनका एवरी डे का रूटीन है, बल्कि ये मुझे पुश करते हैं दैट यू शुड ऑल्सो कम विद मी एंड आप भी करो। तो मुझे अब धीरे धीरे पुश मिल रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड। दैट्स ग्रेट। ये आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में पूरा दिन पकाते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई बात करते हैं? सी देखिए, जब एक इंसान जब काम करके घर आता है तो एक अपनी पार्टनर के साथ वो अपना पूरा डे का रूटीन जो है वो शेयर करता है। तो ही ऑल्सो डज द सेम, क्योंकि घर पे हम 2 ही लोग हैं, हमारी डॉटर है, हम छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वी स्टे अलोन। तो मतलब जब ये घर आते हैं तो इनका जो एवरी डे का रूटीन होता है वो ऑब्वियसली मेरे साथ ही डिस्कशन की जाती है उसकी। तो मुझे अच्छा तो लगता है। क्लियरली आप पकते नहीं हो इन सब नहीं, चीजों मैं से? बिल्कुल भी नहीं पकती, बिकॉज इनका जो डे होता है वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आप भी इनका डे कभी मॉर्निंग टू इवनिंग वाला सुनेंगे तो आप भी नहीं पकेंगे। रियली? हाँ। क्या ये सच बात है बिन्नी जी? तो मॉर्निंग से रात तक आप सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं या फिर इसके अलावा भी आपकी कोई हॉबीज हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रियल एस्टेट के बारे में सोचता हूँ। मुझे अपना जीवन जीने का बहुत मज़ा आता है। मतलब आपका दिन ऐसा होना चाहिए कि आपका दिन जब आप बिताओ ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए यार आपने जो दिन बिताया वो बहुत ज़बरदस्त बिताया है। सुबह मेरी जो शुरुआत होती है वो एक्सरसाइज से होती है, उसके बाद घर आ जाता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ, वीडियोस शूट हो जाती हैं, थोड़ा काम हो जाता है, क्लाइंट से मीटिंग हो जाती है, क्लाइंट से बात हो जाती है, राइट। उसके बाद फिर और जब आप रियल एस्टेट के अंदर है तो आपकी पूरी जो जितने भी ग्रुप आपका बैठता है ना, उस सारा ग्रुप आपकी एज का होता है। तो 10 तरह की बात होती है, भाई आज क्या बेचा, आज क्या नहीं बेचा, पार्टी करने कहाँ जाए, इंटरनेशनल ट्रिप पे कहाँ जाए, किस तरीके से बात करो। हालांकि वाइफ मेरी बैठी है तो मैं ये अपनी बातें डिस्कस नहीं करता हूँ, बट फिर भी हम पूरा दिन जो है हमारा कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। और जब आप काम में मगन होते हो ना अपने, तो आपको दिन नहीं पता लगता आपको कैसे निकलते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे लिए 24 घंटे भी काम करना कम है। मेरा दिमाग ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसी रैम डली हुई है जो मुझे बोलती है भाई जो चलती है ना रुकती नहीं है वो। तो यही एक रीज़न है बस। तो ईशा जी का इसके कितना रोल है आपकी लाइफ में, आपकी स्ट्रगल में, आपके बिजनेस में? रियल एस्टेट की बात करें, सेल्स की बात करें, तो ईशा जी का इसमें कितना हाथ है? मेरी वाइफ ही मुझे मोटिवेट करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। देखो आप जब आप मैन हो ना तो आप डिमोटिवेट भी होते हो। आप कभी कभी ऐसा दिन भी होता है, आपको पता होगा जब हम कोई सेल करते हैं, जब वो सेल क्लियर नहीं होती है
तो आपका घर आके भी मूड खराब होता है। जो वाइफ ही होती है वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको ये बोलती है कोई बात नहीं, जब वो नहीं था तो ये भी नहीं था, ये सोचो डील हुई नहीं आपकी, चलो अगर इतनी पहुंची है तो आगे भी पहुंचेगी। तो फैमिली जब आपकी मोटिवेट होती है ना, आपको करती है ना, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अच्छा पार्टनर होना बहुत जरूरी, कम पैसा चल जाए तो मंजूर है, पर अच्छा पार्टनर होना बहुत जरूरी। ये भी तो पैसा ही है ना, ये भी तो हमारी चीजें हैं ना। तो अगर फैमिली अच्छी नहीं होगी, आपने पैसा कमाया और घर आके आप सेटिस्फाई नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो आपका पैसे कमाने का क्या फायदा होगा। अगर आपका अच्छा पार्टनर और पैसे नहीं कमा के आ रहे, ट्रस्ट में वर्ड, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो ऐसा लगेगा यार कि आपने दुनिया वैसी जीत ली यार। आपका घर जब सुखी है ना, तो आप हर जगह से सुखी हो ना, उससे कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपका बच्चा आपके साथ बैठा, आपकी वाइफ आपके साथ बैठी, आप बैठ के खाना खा रहे हो, आपको जो मन की चीज मिल रही है, आपका बच्चा आपसे एंजॉय करके बात, पापा चलो यहाँ घुमाने ले चलो, चलो पापा क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ क्या हुआ, तो ये आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि जैसी इनकी नेचर है, जैसे आपके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, यूजुअली भी करते हैं कि आज कोई ऐसा स्पेशल दिन है? नहीं, ऐसा नहीं है, यूजुअली भी मेरी तारीफ होती रहती है। तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती? ये बिल्कुल काम होती चल है, रहा नहीं नहीं, रोज लड़ाई होती है, रोज बहुत झगड़ा होता है, रोज तो नहीं, हाँ झगड़ा होता है। एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होना भी एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आई थिंक एक यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक आदमी अपनी जीवन में आगे बढ़ता है। वैसे मैं बहुत यंग हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है ये सब बताने के लिए, बट क्लियरली मुझे ऐसा लगता है लोगों को देख के, मेरे भाइयों को देख के जिनकी शादी हो चुकी है, मेरे दोस्तों को देख के, कि पार्टनर, अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी की लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसके पीछे एक अच्छी लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। और आज क्लियरली आपसे बात करके ईशा जी मुझे ऐसा लगा कि आप जैसा पार्टनर हर एक रियल एस्टेट ब्रोकर को हर एक बिजनेसमैन को मिलना चाहिए। मेरी जो मोटिवेशन है ना, हम्म, वो मेरी वाइफ ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से मोटिवेट करती है ना, हम्म, तो आप, ऐसा लगता है आपको कि आप नेक्स्ट लेवल पे हो। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जब घर बैठता हूँ, मेरी वाइफ मुझे मोटिवेट कर देती है कि आप कर सकते हो। मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, बट मेरी वाइफ मुझे बोलती नहीं बिन्नी, आई नो दैट, आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हो। जब मेरी वाइफ मुझे ये बात बोलती है, जब आप कर सकते हो, तो फिर किसी के बोलने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा आपने कहा। कब हुई थी आखिर ये शादी कब हुई आपकी? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एज क्या है? मैं 36 ईयर्स का हूँ, 88 बॉर्न हूँ, 1988, और 36 मेरी एज है। शादी मेरी जो हमारी हुई थी 2014 में हुई थी, है ना, 26 नवंबर 2014 में हमारी शादी हुई थी। ओके, हाँ। दैट्स ग्रेट। तो आपको ये तभी से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थे या फिर आपको उसके बाद आपने ज्वाइन किया उसके शादी के? बाद मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद बहुत हार्ड टाइम भी रहा है, और उस हार्ड टाइम में मेरी वाइफ खड़ी रही है मेरे साथ, और हमने टाइम निकाला है, और बहुत हार्ड टाइम निकाला है, नहीं ईशा, और हमने बैठ के इतना हार्ड टाइम निकाला ना, लोग उम्मीद नहीं कर सकते, लोग हार मान लेते हैं। और वाइफ जब आपको इतने, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट बहुत सारी जो कपल्स है ना, आपस में हार मान जाते हैं कि भाई इतना बुरा भी हो सकता है, बट ठीक है, वाइफ का सपोर्ट था मेरे साथ। तो क्या मैं जान सकता हूँ ये हार्ड टाइम आखिर क्या था आपकी लाइफ में? यार, मैन के लिए सबसे हार्ड टाइम होता है जब वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा होता, फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, कुछ कर नहीं पा रहा होता, उस पर जॉब नहीं होती, काम नहीं होता, तो वो ये हार्ड टाइम होता है। हमने ये तो जान लिया कि बिन्नी जी का क्या रूटीन है, बिन्नी जी का क्या सोच है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से कितना प्यार करते हैं, कितना पैशनेट हैं, सेल्स को लेकर के उन्होंने क्या 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 अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? I am working with a renowned MNC in Gurgaon. I actually work with Genpact from last 18 years. ओके, दैट्स ग्रेट। तो जेनपैक में आप आपकी क्या पोजीशन है? I work as a senior manager. ओके, दैट्स ग्रेट। तो बिन्नी जी आप भी कुछ सीखते हैं इनसे या फिर आप सिर्फ सिखाते हैं इन्हें? सारा ही सिखाया हुआ बीवी का ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और मैं आपसे थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि आप कैमरे में आए, आपने 2-3 शब्द बोले, अपनी लाइफ के बारे में बताया, लोगों को ओपनली बताया। सबसे मेन बात है आपने बिना किसी हिचक के अपने बारे में बताया। आपने ये बताया कि कैसे आप इन्हें सपोर्ट करते हैं, आपके बीच में कितनी लड़ाई होती है, कितनी नहीं होती हैं। तो ये जो आपने एक जो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर जो दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बिन्नी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आपको कभी भी प्रॉपर्टी लेनी हो तो आप किसके पास जाएंगे? बिन्नी जी से लेंगे या फिर कोई और कंपनी को आउटसोर्स करेंगे? इसमें बात ही क्या है? नहीं, मैं ऑब्वियसली सबसे पहले इन्हीं के पास जाऊंगी। हाँ,
इन्हीं के पास जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिल करके। तो बिन्नी जी हमारे जो रियल एस्टेट ब्रोकर, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड रियल एस्टेट ब्रोकर इन फरीदाबाद। तो मैं जानना चाहता हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं कि बिन्नी जी आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और आपको ऐसा क्या लगा कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सही है और आप इसमें पैसे कमा पाएंगे। तो मैं तो यार इस इंडस्ट्री में जो आया था ना, वो अचानक ही आ गया था, बट मेरा कोई प्लान नहीं था। बट हाँ, सेल्स बैकग्राउंड है मेरा 10 से 15 साल से। करना चाहता था मैं रियल एस्टेट में काम, बट कभी मौका नहीं मिला था कि मैं करूं। बट मेरा एक फ्रेंड था मुझे जो हाथ पकड़ के लाया था यहाँ पर, जिसके बदौलत मैं यहाँ पर आया। बट यहाँ पर आया तो भाई देखा कि भाई सेल्स है, सेल्स करने में मज़ा आने लगा और भाई रियल एस्टेट शुरू कर दिया फिर। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये लगा था कि लोगों को मैं बेस्ट प्रोडक्ट दे कैसे सकता हूँ। अगर उनकी जगह मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं क्या डिसीजन लूँगा, मैं कैसे चूज़ करूँगा। तो उसी से ही रियल एस्टेट के अंदर मज़ा आने लगा काम करने में। तो बिन्नी जी आप, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी एज क्या है? मैं 36 ईयर्स का हूँ। आप 36 ईयर्स के हैं और आपने कहा कि आप इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से हैं? 6 ईयर्स से। 6 ईयर्स से। तो आई थिंक 6 ईयर्स में जब आप मेरे ख्याल 30 साल के थे, तो उस टाइम पर तो फरीदाबाद में इतना कोई स्कोप ही नहीं था रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। मैंने भी नहीं देखा था ग्रेटर फरीदाबाद पहले। सच बताऊं तो मैं 5-6 साल पहले ही आकर मैंने फर्स्ट टाइम ग्रेटर फरीदाबाद को देखा है, राइट। तो जब मैं आया तो मैं भी थोड़ा दंग रह गया कि नाक के नीचे थी, शहर इतना बढ़ चुका है। तो जैसे ही वो बड़ा देखा तो लगा कि चलो भाई करते हैं, शुरू करते हैं रियल एस्टेट को यहाँ। तो आपने किसी को देखा, क्या आप किसी को फॉलो करते थे इससे पहले जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कमा रहा है, या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ आपके दिमाग में आई, या फिर आपने कहा कि नहीं इस शहर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ? वो किक क्या थी आपके? मैं तो जो आया था ना यहाँ पर, वो सिर्फ सेल्स करने आया था। मेरा बैकग्राउंड है सेल्स करना। चाहे मुझसे आप रियल एस्टेट बिकवा लो, चाहे मुझसे आप कोई क्लब की मेंबरशिप बिकवा लो, जो भी करो। तो रियल एस्टेट जब मैंने करना शुरू किया, तो जब लोग यहाँ पर आए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है प्रॉपर्टी बेचने का? आपको नॉलेज चाहिए होती है। तो मैंने 6-7 महीने काम करके सबसे पहले मैंने नॉलेज इकट्ठी करी कि भाई आप अगर रियल एस्टेट कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको शहर पता होना चाहिए, आपको 97 पता होना चाहिए, आपको 81 सेक्टर पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर जब करने लगा तो मज़ा आने लगा, डील क्रैक होने लगी तो मज़ा आने लगा ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर। और बिन्नी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो कोई बड़े हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, क्या वो भी इस इंडस्ट्री में थे या फिर यू आर द फर्स्ट जनरेशन रियल एस्टेट नहीं, ब्रोकर? मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। ओके, यू आर द फर्स्ट जनरेशन, बट दैट्स ग्रेट। आई थिंक हम सब आपको फॉलो करते हैं और आपका कंटेंट हम सबको बहुत अच्छा लगता है। एंड बिन्नी जी मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्या आप उनको कुछ 3 ऐसी टिप्स दे सकते हो? सबसे पहले तो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हो, आपका ना फोकस क्लियर होना चाहिए और ये होना चाहिए कि करना है तो यही करना है, नहीं करना है तो भी ये करना है। मैं इस माइंडसेट पे चला हूँ। राइट। दूसरी बात है कि आप जब आओ तो प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतना घोट लो ना चीज़ों को कि भाई आपसे जो भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो वो अपने लाखों रुपए आपको दे रहा है लगाने के लिए। राइट। आपको अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, जगह की नॉलेज नहीं होगी, लोकेशन की नॉलेज नहीं होगी, तो आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हो। तीसरी बात है, जिस भी आप लोगों के साथ जुड़े हो ना, तो उसके साथ आप वैल्यू के साथ काम करो। अगर आपको वैल्यू देने लोगों को नहीं आएगी ना, तो आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते हो। अपने फायदे के लिए अगर आपने सेल करी तो आप आज तो सेल कर लोगे, बट कल को वो क्लाइंट नहीं कमा पाओगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो रिपीट क्लाइंट्स हैं, भले वो 6 महीने बाद आए, चाहे वो प्रॉपर्टी ना भी लेने आए, बट वो किसी को लेके आते हैं कि बिन्नी जी मैंने प्रॉपर्टी ली आपसे, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी आपसे प्रॉपर्टी लें। वही आपका मेन होता है रियल एस्टेट बहुत के अच्छी अंदर। सोच है बिन्नी जी आपकी, और मैं रिमाइंड करता हूँ अपने एक पास्ट को इससे लेकर के। जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया था एंड आई स्टार्टेड दिस इन लंदन, एंड लंदन के बाद मैं गया दुबई। अच्छा। एंड दुबई में जाने के बाद, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बहुत अमेजिंग है, वहाँ के काम करने का तरीका बहुत अमेजिंग है। मैं वहाँ से बहुत इंस्पायर हुआ और आप मानोगे जब मैं वहाँ बैठा तो मैंने देखा कि यार जो ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग वहाँ पे 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो 7 दिन की ट्रेनिंग के अंदर मेरे साथ जो मेरे कंपटीशन में लोग बैठे थे वो सारे के सारे फॉरेनर्स थे। उसमें से मुश्किल से 1 या 2 इंडियंस होंगे। एक्वा प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर आप देखोगे लोग रशिया से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, या और भी ऐसी कंट्रीज से आते हैं और काम करते हैं। तो मेरे आसपास मैंने देखा यार इतने लंबे लंबे लोग हैं, किसी की 6.5 फुट हाइट है, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कोई वहाँ पे जो लड़कियाँ भी हैं, मतलब वो भी अब सूट और उसमें इतनी प्रोफेशनल नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा। एंड वहाँ पे हमारे मेंटर ने हमें एक चीज़ बोली कि किसी भी चीज़ को अगर आप सेल को
अगर आप खुद पसंद करते हैं, एक प्रोडक्ट को खुद पसंद करते हैं, तो आप उसे आराम से बेच बेच सकते हो। सकते हैं। तो मेरे मेंटर ने मुझे बोला, तुम्हें वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ना अलग-अलग एरियाज़ होते थे और आपको चूज़ करना होता था कि आपको डाउनटाउन चूज़ करना है, आपको मरीना चूज़ करना है, तो आप क्या चूज़ करना चाहते हो? मैंने कहा यार मेरे को ना शुरू से लंबी बिल्डिंगें और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मैंने डाउनटाउन चूज़ कर दिया। अब डाउनटाउन चूज़ करने के बाद मुझे वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत अच्छी लगने लगी और थोड़ा-थोड़ा मैं डिमोटिवेट इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिशन था वो भी ज़्यादातर डाउनटाउन में ही काम करता था। एंड मैं बहुत मतलब डिप्रेस होने लगा 2-4 दिन बाद कि यार इतना कॉम्पिटिशन है, मुझे इंडस्ट्री पसंद है, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा ये काम? और आप मानोगे कि आई वाज़ द ओनली वन जिसने 8 दिन में वहाँ पे पहली डील क्रैक अरे करी वेरी थी। गुड, वेरी गुड। एंड मेरे आँखों के सामने 200 लोगों ने मेरे लिए तालियाँ मारी, वहाँ पे एक वो बज़र दबाते थे वो दबाया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मुझे समझ में आया कि आप अगर किसी चीज़ को भी दिल से चाहो, तो वो ईज़िली पॉसिबल है, पॉसिबल हो जाती है। आपको बस उसको पसंद करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। और यही वाइब मेरे को बिन्नी जी आपसे आती है। तो इसीलिए आज मैं आपसे बैठ के बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं रियल एस्टेट के जो यंग लोग हैं वो इंस्पायर हों इस चीज़ से और अगर वो नहीं शुरू करना चाहते तो आप इन जैसे लोगों को देखें और उनको फॉलो करें, उनको क्या करना चाहिए वो आप इनके पेज को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये चैलेंज जो आपने 150 करोड़ का लिया है ये लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वेल एनीवेज बिन्नी जी आप कुछ और टिप्स देना चाहते हो अपने यंग लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इन लोगों को क्या बोलना चाहते रियल हो? एस्टेट में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, रियल एस्टेट आपको पैसे खुद कमा के देता है। आपके ओके, पास सिर्फ़ एक ही चीज़ होनी चाहिए, जो है जज़्बा काम करने के लिए। राइट। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, मैंने फिर हुँ, बोला है, करना हुँ, है तो यही करना है, नहीं करना है तो यही करना है। हुँ, अगर आप इस एटीट्यूड से काम करोगे हुँ, ना, तो रियल एस्टेट के अंदर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। रियल एस्टेट बेचना एक आर्ट है, हुँ, आप उसके आर्टिस्ट हो। क्लाइंट जब आपके पास मिलने आता है ना, तो उसको ये मत बोलो कि यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट, आपने राइट। उसको नॉलेज देनी है। हुँ, आपका भाई आपसे प्रॉपर्टी लेने आ रहा है तो उसको क्या प्रोडक्ट बेचोगे आप? नहीं हुँ, बेचोगे, उसको नॉलेज दोगे कि यार देख तू ये वाला प्रोडक्ट ले ले, तेरे लिए अच्छा है, या चल तू ये समझ नहीं आ रहा मैं ये देखता हूँ। हुँ, उस तरीके से काम करोगे ना, उसको आप क्या दे रहे हो? अपने हुँ, भाई को क्या दोगे रियल एस्टेट के अंदर? वैल्यू दोगे ना, कि भाई बिल्कुल। उसका हुँ, पैसा इंक्रीज़ हुँ, हो जाए या हुँ, उसको प्रॉपर्टी जो चाहिए उसके लिए बढ़िया हो जाए। अब ये हुँ, तो नहीं देखो कि मैं उसमें कितना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हुँ, आजकल हर बंदा समझदार है, उसको पता है कि वो क्या ले रहा है हुँ, और किससे ले रहा है। 5,000 डीलर्स के अंदर अगर वो आपसे प्रॉपर्टी क्यों लेगा? वो आपसे हुँ, नॉलेज के लिए प्रॉपर्टी नहीं लेगा, वो आपसे हुँ, रिलेशन के लिए प्रॉपर्टी लेगा। बिल्कुल। आपका रिलेशन कैसा है उसके साथ? उसके साथ बैठ के आपने क्या बात करी है? हुँ, उसकी उसके माइंडसेट मैच हुआ नहीं हुआ? आज अगर आपके सामने डॉक्टर आके बैठे प्रॉपर्टी लेने के लिए, उससे आप बात करो ऐसे हुँ, जैसे कोई सीए आके बैठा हुआ, तो आपसे प्रॉपर्टी नहीं लेगा। उससे आप पूछोगे, डॉक्टर साहब आप बताओ आप क्या प्रैक्टिस करते हो? डॉक्टर साहब हुँ, आप बताओ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? आपने एजुकेशन कहाँ से पढ़ी? हुँ, उसके इंटरेस्ट की बात करोगे तभी तो माल बेचोगे। बिल्कुल। आप क्या बेचोगे? आप प्रोडक्ट समझाया, आपने दिखाया, चले गए। जब तक हुँ, उससे आप बैठ के बात नहीं हुँ, करोगे, वाइब मैच नहीं होगी, तो रियल एस्टेट नहीं बिकता है। हुँ, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज के अलावा पार्टी के दिल में जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। हुँ, उसकी फैमिली आ रही है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि अगर उसके सामने आप बैठे हो ना, हुँ, नहीं यार मेरे गाँव का, मेरे शहर का, मेरे मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो हुँ, मेरे को गलत प्रॉपर्टी नहीं सेल करेगा। हुँ, आप ये करके देखो, आज सेल नहीं हो रही कोई बात नहीं, कल नहीं हो रही कोई बात नहीं, एक हुँ, दिन आएगा, 365 दिन है हमारे पास काम हुँ, करने के लिए, और 365 दिन में हुँ, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि हुँ, 20 गेंदों पे छक्के मिलेंगे आपको मारने के लिए, बट हुँ, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, करना है तो यही करना है, नहीं हुँ, करना है तो भी यही करना है, हुँ। तभी रियल एस्टेट चलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मैं देखता हूँ कि आप बहुत एक्टिव हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो और आप हमेशा तैयार रहते हो। आई थिंक ये ब्रोकर में ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूँ, तो आपने क्या किया है? अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? वेल अगर मैं अपनी एजुकेशन बताऊं तो मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, राइट। अगर हुँ, मैंने सिर्फ 12th पास की हुई है, उसके हुँ, बाद कुछ ऐसी कंडीशन फैमिली हुँ, की थी कि जिससे हुँ, मैं नहीं पढ़ पाया। देखो हुँ, कहते हैं ना कि गरीब के घर में बड़ा और राजा के घर में छोटा नहीं पैदा होना चाहिए। हुँ, रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि हुँ, आपको ना हर किसी को अपना लेती है, बट उसकी को ना शिद्दत से आप चाहने वाले होने चाहिए। हुँ, 12वीं क्लास अगर आपने करी है तो आप हुँ, पढ़ना लिखना आपको आता है, मैथ्स करने आती है, लोगों को समझना आता है, हुँ, बस आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। पढ़ाई हुँ, लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हुँ, इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, उनको ट्रीट कैसे करते हो। कम्युनिकेशन। उनकी हुँ, फैमिली अगर आप आ रही है, उनकी वाइफ आ रही है, तो आपको उसको ऐसे बिहेव करना है कि आप एक जेंटलमैन बंदे हो। हुँ। तो यार फिर प्रॉपर्टीज बिकती हैं, और इसी यही ज़रूरत है, और कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक कहा और आपने मुझे एक क्वेश्चन मुझे इससे याद आ रहा है कि ऐसा कई बार होता है जब हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नए-नए आते हैं, तो क्लाइंट को बार-बार कॉल करने से
या फिर उसको कॉल बैक करने से या फिर उसका कॉल ना उठाने से क्लाइंट गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? आप देखो बार बार क्लाइंट को कॉल करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो जब आप क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो आप प्रोडक्ट मत समझाने बैठ जाओगे। भाई पेपर उठाया, शर्मा जी आओ मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट 74 लाख रुपए का है, इतने पैसे देने हैं, ऐसे देना है, इतना करना है, ऐसे करना है। शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी मेरे को सर कंफर्टेबल, व्हाट यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? मना कर देता है, सर पी के जाओगे, मेरे यहाँ की चाय जो है वो वर्ल्ड फेमस है, मैं मंगवा रहा हूँ आपके लिए, बैठो पिलानी है आपको। जब चाय पीते हैं ना तो दो बातें निकलती, शर्मा जी कहाँ वर्किंग हो? अच्छा आप वर्किंग हो गुड़गांव में, मेरी दीदी भी वर्किंग है गुड़गांव के अंदर, आप वहाँ पर कहाँ वर्क? अच्छा जनपैक्ट में हो। तो बातों से बातें निकलती है ना। देखो आज हम अगर हम एक ऑटो में जाते हैं तो हम ऑटो में 5 लोगों से बात नहीं करते हैं, हम कहाँ पर बात करते हैं? जहाँ पर हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, लोगों के साथ बैठ के हम बात करते हैं। तो भाई आपको रिलेशनशिप बनाना है ना उनके साथ, आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। प्रॉपर्टी सेलिंग इज इमोशन। आप इमोशन सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग प्लॉट टू देम, जो उनके जीवन भर की कमाई है। तो वो अगर आपको बेचनी है तो रिलेशन तो बढ़िया करना पड़ेगा ना। अदरवाइज 5000 बिन्नी डीलर बैठे हैं मार्केट के अंदर, 5000 से ऊपर लोग हैं, बेच कोई भी सकता है, सेम प्रोडक्ट है, सेम पैसे हैं, शायद आपसे कम में भी दे देंगे, बट रिलेशन तो आप बनाओगे उनसे। जब तक उनको वाइब नहीं दिखाओगे, जब तक ये नहीं बताओगे यार ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट है। सर मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि आपको जो देनी है ना, मैंने बेस्ट प्रॉपर्टी देनी है और मैं आपको दिलवा के रहूंगा, दीदी आपके लिए है ये प्रॉपर्टी। तो भाई वो रिलेशन बनता है ना। इमोशन से सेल होती है, वैल्यू से सेल होती है। प्रोडक्ट तो मार्केट बेच रही है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आप बिकते हो, आपकी वैल्यूज बिकती हैं। तो वही चीजें हैं। और भाई सर्विस देने में जब बिलीव रखोगे ना तो यूनिवर्स भी सेल करवाएगा आपकी। अगर आप ये बोलोगे नहीं यार शर्मा जी का मेरे को नुकसान नहीं करवाना, मेरे को अपने ज्यादा मार्जिन पे नहीं भागना, मैंने उनसे 1% मार्जिन लेना है और उनको बट वैल्यू मुझे देनी है, तो वैल्यू दोगे ना, वो सामने वाले को भी समझ आता है। भले वो 4 लोगों से मिल के आ जाए, बट आपके साथ अगर इमोशनली अटैच होगा तो डेफिनेटली वो आपके से प्रॉपर्टी लेने आएगा। हर लोगों को आप नहीं बेच सकते हो प्रॉपर्टी। अगर आप 10 क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, 10 में से अगर आपने एक को प्रॉपर्टी बेची तो यू आर ए बेस्ट सेलर ऑफ फरीदाबाद और ऑल ओवर इंडिया। Right. तो वो बात है, 10 लोगों से आपने मन की बात करनी है, दिल की बात करनी है। सर आप आयो, बैठो, चाय पियो, दीदी आओ बैठो। आप दीदी क्या करते हो? आपने होम मिनिस्ट्री संभाल रखी है। जब तक आप बढ़िया से बात ही नहीं करोगे उनसे तो प्रॉपर्टी क्या बेचोगे? बिल्कुल। प्रॉपर्टी सपना है ना, सपने बेचने के लिए पहले अपनाना जरूरी है उसको। राइट। यही है। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स आते हैं तो कितने % चांसेस है, कितने क्लाइंट्स क्लोज हो सकते हैं 100 में से? देखो अच्छा कोई अगर कंसल्टेंट होगा तो 12-13 में से एक सेल क्लोज कर देता है वो, ठीक है। तो बट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, वो भी उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टी की नीड क्या है। राइट। नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट। पार्टी आपसे बोल रही है कि मुझे 3 BHK चाहिए सोसाइटी के अंदर, आप उसको दिखा रहे हो किसी और सोसाइटी में, तो वो उसको नहीं लेगी। राइट। उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो संडे को या सैटरडे को या एक इम्पॉर्टेंट दिन अपना वो टाइम निकाल के आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि आपने साड़ी खोल के दिखाई और 10 मिनट में उसने सब कुछ देख लिया। वो आएगा, वो आपको 2-3 घंटे देगा, 2-3 घंटे में उसको लगना चाहिए नहीं यार इस बिन्नी ने या करण ने या किसी ने मुझे जो प्रॉपर्टी दिखाई है ना, ये एक्चुअली मेरे मतलब की प्रॉपर्टी है। राइट। तो उसकी नीड को समझना है, पार्टी से बात करनी है, आस्क क्वेश्चन। जब तक क्वेरी रेज नहीं होगी आप उनके लिए प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाओगे। फिंगर ऑन लिप्स करके बैठ जाओ, पहले पार्टी को सुनो, आपके पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है। सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू वांट फॉर योर किड्स, आपको कैसी लोकेशन चलती है, आपको रूम साइज कैसा चलता है, आपको वॉशरूम्स कैसे चलते हैं, आपको 2 चलते हैं 3 चलते हैं, सारी बात समझो, फिर अपने दिमाग में कैलकुलेट करो, फिल्टर करो, फिर चीजें निकाल के दो ना, तो Right. आपका टाइम भी बचेगा। पार्टी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती और उससे आप सेम डे बेचने लायक भी हो जाओगे। क्योंकि पार्टी जो निकलती है ना, क्लाइंट जो निकलता है प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो 80% क्लाइंट टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, वो झक मारने नहीं आ रहे, प्रॉपर्टी लेने निकलते हैं। आप उनको एक अच्छी प्रॉपर्टी दोगे विद गुड पेपर वर्क, विद गुड बिल्डर, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टीज आपसे लेंगे। क्या आपके साथ ऐसा कई केसेस में हुआ है कि आपकी सेम डे डील क्लोज हो गई हो? मेरा जो काम करने का स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेम डे पे ही क्लोज करूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, शायद वो देख भी रहे होंगे, कचौड़ी खाने आते हैं फैमिली के साथ, बट आते हैं 50 लाख का बजट लेके, हम उनको 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे देते हैं। बट उस केस में ऐसा नहीं कि उसमें हमारा फ़ायदा होता है, उनको वैल्यू नज़र आती है उस प्रॉपर्टी के अंदर। और आज वही क्लाइंट हैं जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली थी, आज वही 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ पर ट्रेड कर रही होती है, तो रिलेशन बन जाता है ना। तो मतलब आपने सेम डे पर डील क्लोज करी है, जिस दिन क्लाइंट आपके पास आया उसी दिन
आपने डील क्लोज कर अगर दी। हमारे पास 100 क्लाइंट्स आएंगे तो 100 में से हम 80 क्लाइंट को सेम डे ही क्लोज कर देते हैं। दैट्स वेरी गुड। मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि लोगों को इंस्पायर होना चाहिए इस चीज़ से कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरी डील नहीं हो रही, मेरे को इस क्लाइंट का कॉल बैक नहीं आ रहा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसी कई चीज़ों से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसा कई केसेस में हुआ है, मेरे साथ खुद ये हुआ है। लोग मुझे बोलते हैं मैं जो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ वो 2 करोड़ की होती है, वो कहते हैं नहीं यार ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 80 लाख रुपए में दिलवा दोगे। तो इन सब बातों का क्या जवाब है? देखो जी, पहले तो आप ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लाइंट आया आप सीधा उसको साइट पे मिलो। साइट पे किसी क्लाइंट से कभी भी मत मिलो। राइट। आपको उसको अपने ऑफिस में बुलाना है। देखो उसको कुछ पाना है तो उसको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट तो करने पड़ेंगे। आप उसको पहले अपने ऑफिस में बुलाओ। उसको ये पता होना चाहिए कि करण कौन है, बिन्नी कौन है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जब तक वो आपके Right. ऑफिस नहीं आएंगे उनको ये नहीं पता होगा व्हाट यू डू। जब आपके ऑफिस में आए, बिठाओ, अच्छे से कंफर्टेबल फील कराओ, एक पेन पेपर हाथ में उठाओ, लिखो सारी बातों के, सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस बजट में देख रहे हो। वो बोलता है सर मेरा बजट 80 लाख रुपए का, तो उसको 80 लाख के ऑप्शन दिखाओ। सर अभी तक आपने क्या क्या देखा हुआ है। देखो 1 घंटा जो बैठना उसके साथ होता है ना, उस केस में आपको पूरी R&D करनी है उससे। राइट। उसे पूछना है कि आप एक्चुअल में क्यों निकले हो। आपको पता है सर 80 लाख में प्रॉपर्टी नहीं आएगी। देखो आजकल क्लाइंट आधे डीलर्स हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। क्लाइंट नो एवरीथिंग। आजकल गूगल माता, तो कैसे ये यूट्यूब, चीज़ पहचाने कि यार ये बंदा सामने वाला डीलर है या फिर एक क्लाइंट है? वो तो नहीं, आजकल हर क्लाइंट ही आधा डीलर है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम उसको पूरी नॉलेज देता है। सपोज करो आज आप ओमेक्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, ओमेक्स आप जैसे डालोगे 50 डीलरों के नंबर आ जाएंगे, 50 यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगी। उसको सब पता होता है क्या कारपेट एरिया है, कितना लोडिंग है, कितना क्या है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट। आपका ये मतलब है कि क्लाइंट बहुत एजुकेटेड है, हाँ, डीलर जितनी नॉलेज रखता है। बिल्कुल रखता है जी। आपसे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी नॉलेज उनको। तो जब वो आपके सामने बैठता है तो उससे आप सारे क्वेश्चन पूछो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि पर्सनल टच होना जरूरी है, इसी में ही पता लगता है उनको। आपको ये भी पता लगेगा कि उसने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पहले देखी हैं या नहीं देखी हैं तो कहाँ देखी है। तो आप फिर आप अपने तरीके से काम कर सकते हो ना। जब भाई आपको ये पता होगा मेरे पेपर में ये चीजें आएंगी, तो आप पेपर क्लियर कर लोगे, नहीं करोगे तो समझो बैठ के ही आप पेपर क्लियर कर रहे हो उसके साथ। उसके साथ रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के साथ बैठो, रिलेशन बनाओ। ट्रस्ट माय वर्ड्स, आप अपने काम में ना सिर्फ 5% ही प्रोडक्ट के बारे में बात करो, 95% आप बात करो नॉर्मल बात। जस्ट बी विद द फ्लो। जैसा कि आज हम कर रहे हैं। उधर उधर की बात करनी है। दीदी ये बताओ क्या खाओगे, दीदी आपके लिए गुलाब जामुन मंगाऊं, नहीं मंगाऊं, बताओ क्या। अरे लगना तो चाहिए कि करण के ऑफिस में बैठे हैं, करण के ऑफिस में आने से और 5000 लोगों के ऑफिस में आने से फर्क क्या है। करण के ऑफिस में आया है तो करण जो बात करेगा वो इसी तरीके से बात करेगा। और करण उनको ऐसा फील कराएगा कि उनकी जीजा जी दीदी आ रखे हैं ऑफिस में प्रॉपर्टी लेने के लिए। जब उनको ये फील हो गया फिर तो आपसी प्रॉपर्टी लेके मतलब एक फेमिलियर फेस होना चाहिए, फैमिलियर बातें होनी चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए आपसे, उनके लेवल पे आना चाहिए। डॉक्टर की से बात करें तो डॉक्टर के लेवल पे आना चाहिए। कर्नल अगर ऑफिस में आ रहा है उसको सर बोलोगे उसको मजा ही नहीं आएगा। कर्नल इज कर्नल, लेफ्टिनेंट इज लेफ्टिनेंट, बात ही उससे ऐसे करनी है। डॉक्टर को सर बोलोगे उसको मजा नहीं आएगा। डॉक्टर से बात ही डॉक्टर की करनी है। सर किस चीज के स्पेशलिस्ट हो, दिल के स्पेशलिस्ट हो, हार्ट के हो, कहाँ के नहीं हो, बात करो ना, अच्छा लगेगा उसको। सर स्कूलिंग कहाँ से करी, एजुकेशन कहाँ से पूरी करी है आपने, प्रैक्टिस। सर डॉक्टर की लाइफ तो बड़ी बिजी है सर, आपको भी कभी कभी कॉल आया तो मैम को वैसी प्रॉब्लम हो जाती होगी सर, आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से करते हो। जब आप ये बातें करोगे ना तो डेफिनेटली बात करेगा। और जितना मर्जी एजुकेटेड बंदा आ जाए आपके ऑफिस के अंदर, जब आप उनसे प्यार से बात करोगे, जब उनके साथ कनेक्ट कर लोगे ना, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टीज आपसे ही लेके जाएगा। तो मैं उसी तरीके पे ही काम करता हूँ। तो फरीदाबाद में इन जनरल आपको क्या लगता है कि एक बेसिक या फिर एक एवरेज टिकट साइज क्या है? आज अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद की बात करता हूं तो एवरेज टिकट साइज जो है वो करीब 80 से 85 लाख रुपए जा चुका है। अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं, अफोर्डेबल्स आते हैं जो 40-45 लाख रुपए का जिसका प्राइस है, बट वो हर कोई लेना पसंद नहीं करता। या जिनका बजट कम है तो वो भी आज 45-50 में अफोर्डेबल्स हैं। और अगर आप टिकट साइज की बात करते हैं 2 BHK अगर आप लेते हैं तो 60-65 लाख का रेट जाता है। और 3 BHK जो स्टार्ट होता है, अच्छा बिल्डर फ्लोर की बात करता हूँ या हाई रेस की बात करता हूँ, तो स्टार्ट होता है वो आपका करीब 75 to 80 लाख रुपए। मतलब आज अगर मेरे पास कोई कॉल आती है ना कि मैंने जी मेरा 75 लाख का बजट है, मुझे घर चाहिए, तो मेरे पास
बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर रियली वेरी एक्सपेंसिव ग्रेटर फरीदाबाद। व्हाई? बिकॉज लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप 2021 के मास्टर प्लान में कोई लैंड लेते हो या कोई प्लॉटिंग लेते हो बीपीटीपी की, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए गज से कम की कोई प्लॉटिंग ही नहीं बचती है। तो इसलिए लैंड कॉस्ट ज़्यादा हो चुका है। और दीनदयाल के अंदर जो प्लॉटिंग है उसमें 3 फ्लोर से ज़्यादा अलाउड नहीं है। हालांकि 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आप बना सकते हो, बट जो बेसिक बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप जो है वो 4 फ्लोर नहीं बना सकते, इसलिए रेट थोड़े ज़्यादा हो रखे हैं। पर अगर मैं मान के चलूँ पिछले 5 साल में ये टिकट साइज़ कितना था और अब कितना है? 5 साल पहले कोरोना के टाइम पे तो जो अगर मैं बात करता हूँ प्लॉट की, प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ 20 लाख में 500 गज का प्लॉट मिल जाता था। बट आज अगर आप कोई 500 गज का प्लॉट लेने जाते हो तो 6, सवा 6, 5.5, 6.5 करोड़ तक के प्लॉट्स हो गए हैं। और छोटे प्लॉट्स की बात करता हूँ तो 90 से 95 लाख रुपए में आपको 250 गज का प्लॉट सेक्टर 85 में, 84 में मिल जाता था, 88 में मिल जाता था। बट आज की डेट में वहाँ पर प्लॉट की वैल्यू भी 2.25 करोड़ रुपए की होगी है। बट दिस मेक्स मी वंडर कि बिन्नी जी आपने 150 करोड़ का चैलेंज जो लिया है, तो आपके हिसाब से हमें तो शायद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 1% की ही कमीशन मिलती है। तो अगर मैं 80 लाख मानूं तो शायद वो कमीशन सिर्फ 80,000 रुपये बनती है। तो आपको कितनी डील्स करनी पड़ेंगी ये 150 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए? धर्म का यार 1% ही चार्ज होता है। अगर आप रियल एस्टेट करते हो तो एटलीस्ट आपको 1% कमीशन चाहिए है, क्योंकि अगर आप किसी भी अगर सेलर की तरफ से काम करें तो यू वांट 1% कमीशन। अगर आप बायर की तरफ से काम कर रहे हो इन दैट ऑल्सो यू विल गेट 1% कमीशन। अगर दोनों पार्टी आपकी तरफ से देन यू विल गेट 2% कमीशन। आजकल तो वो लोग वो भी नहीं छोड़ते, उसमें भी लोग डिस्काउंट्स बहुत मांगते हैं Right. कि बिन्नी जी आप डिस्काउंट करो हमें। तो 1% हाँ, इज द मैंने एवरेज। देखा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आधा % पे भी काम कर लेते हैं। और नाना करके मानूं अगर दोनों साइड से मिले तो मोटा मोटा 1 से 1.5% के बीच में रियल एस्टेट ब्रोकर फरीदाबाद में काम करते हैं। बट हमारा बेटर होम्स का जो काम करने का स्टाइल है, अगर इफ़ यू वांट डिस्काउंट ऑन कमीशन फिर पूरी मार्केट काम करने के लिए, अगर आप सर्विस में बिलीव रखते हैं, क्योंकि हम अगर जो आपसे पैसे चार्ज करेंगे उसमें हम सर्विस भी आपको देंगे। आपने टोकन आज कराती है सपोज किसी प्रॉपर्टी का, टोकन से लेकर जब तक डील आपकी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यही एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक डील कराई, डील को आखिरी तक मैच्योरिटी तक भी लेके जाना है। आपको रजिस्ट्री भी करानी है, पेपर वर्क भी कराना है, मोटेशन भी करानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करानी पड़ती हैं। बिल्कुल, कहना बहुत आसान है और लोगों को लगता है कि यार 1% कमीशन बहुत ज़्यादा है, बट इतने लाखों करोड़ रुपए में अगर 1% कमीशन तो हक बनता लेने का ब्रोकर का। आप भी इस इंडस्ट्री से हैं तो 1% तो ये तब से चला हुआ आ रहा है जब से रियल एस्टेट मार्केट है फरीदाबाद की। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं दुबई की बात करूँ या गुड़गांव की बात करूँ तो वहाँ के जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और फरीदाबाद में भी अब ये कल्चर आना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फरीदाबाद में जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके, प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री को लेके। फरीदाबाद का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है? ऐसी क्या चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं कि जिसकी वजह से दिल्ली के, गुड़गांव के इन्वेस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखो, मैं गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा की बात करता हूँ। गुड़गांव में प्रॉपर्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आज अगर आप 2.5-3 करोड़ का बजट लेने जाओ तो बहुत सारे डीलर्स जो हैं आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा आउटस्कट में 82 में या किस तरह प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो साइज इज़ वेरी स्मॉल, राइट। इतना आपको डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जितना आपको फरीदाबाद करना पड़ता है। दूसरी बात है कि नोएडा में प्रॉपर्टी जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर आपकी रजिस्ट्री नहीं होती। हालांकि कुछ केसेस में आजकल हो रही हैं, बट नोएडा में लोग ना रहना इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी वाइज भी होता है, यूपी का टैग आ जाता है। और दूसरी बात है कि जो नोएडा का बंदा जो रहता है ना, वो गुड़गांव जाने के लिए उसको जीवन के 2, 2.5-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। फरीदाबाद जोग्राफिकल आप देखोगे, चाहे आप गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, दिल्ली जाओ, आपको एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर आज की डेट में आप पहुंच सकते हैं। बट अभी जैसे जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, सराय काले खां से मैंने 1-2 वीडियोज भी इसके लिए बनाई थी, तो आप आने वाले टाइम पे 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है फरीदाबाद के अंदर, स्कूल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल बड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं, रोड की कनेक्टिविटी मिलती है, सेक्टर जो है नए डेवलप्ड हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज आर रियली वेरी, मतलब आपके बजट में आ जाती है। 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ के अंदर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में आप ये प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते। बिल्कुल, ये बात एकदम सच है कि अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेते हैं, नोएडा में लेते हैं या दिल्ली में रहते हैं, चलो दिल्ली को तो हम इस कंपैरिजन से हटा ही देते हैं क्योंकि उसका टिकट साइज़ काफ़ी ऊपर जा चुका हुआ है। पर अगर हम गुड़गांव की बात करें जो कि रियल एस्टेट में एक फ्यूचर है, इंडिया में एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहाँ पे दुनिया का हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि गुड़गांव से, दिल्ली से लोग फरीदाबाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कम पैसों में आपको एक बड़ी जगह मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, और ये फरीदाबाद के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा भी है। अब जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है क्या, और ये जो एक्सप्रेसवे है ये हमारी फरीदाबाद सिटी का क्या एक रियल एस्टेट को चेंज करने वाला एक एफर्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, कहीं भी किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसकी कनेक्टिविटी से होती है कि राइट। आप कितनी जगह पे कितनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आज अगर राइट। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को ही उठा के देख लेता हूँ, हम्म। पहले जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो 40,000 50,000 पे गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाते थे। राइट। आज जब कनेक्टिविटी बन गई तो 2.5 लाख रुपए गज में ही प्लॉट आपको नहीं मिलते हैं। तो सारा खेल जो है कनेक्टिविटी का है। गुड़गांव की कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट के आने के बाद ही बेस्ट बनी है। That उससे is पहले true. तो कोई रेट ही नहीं था ना। तो भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद ही रेट इंक्रीज करते हैं। राइट। और बात आती है कि भाई गुड़गांव से फरीदाबाद लोग शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। आज की डेट में 80% जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इन्वेस्टर ही क्लाइंट आ रहे हैं। वो आने वाले टाइम पे फ्यूचर देखते हैं कि फरीदाबाद के अंदर वो प्रॉपर्टी लेके बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो उनको फ्लैट मिलेगा। क्योंकि देखो, ज़मीन तो ज़मीन ही आपकी होती है। ज़मीन ऐसी चीज़ है कि आज उसके ऊपर आप उसको चाहे वर्टिकल तो आप उसको बढ़ा ही सकते हैं। तो आज अगर आप कोई 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए गज पे प्लॉट लेते हो तो उस पर एटलीस्ट 3 फ्लोर तो आप बना ही सकते हैं ना। और बिल्कुल। आजकल दीनदयाल की सोसाइटी होने के बाद तो अब ये हो चुका है कि भाई सारी जो प्लॉटिंग होती है वो गेटेड के अंदर होती है। यू विल गेट ऑल एमिनिटीज इन सोसाइटीज। तो वो फर्क चीजें हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जैसा कि आप देखोगे कि दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्री होल्ड, और एक होता है कम्युनिटी, और एक होता है सोसाइटी। मैं देख रहा हूँ कि ग्रेटर फरीदाबाद एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे कम्युनिटी अवेलेबल है। ये कंसेप्ट जो मैं देख रहा हूँ, आई थिंक ये कंसेप्ट यहाँ के डेवलपर्स ने दुबई से उठाया है, ऐसा मेरा सोचना है, मेरा मानना है। क्योंकि कम्युनिटी के अंदर आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, साथ में आपको गेटेड सोसाइटी मिल रही है, इंटरलॉकिंग टाइल्स मिल रही है, ग्रीनरी मिल रही है, पार्क्स मिल रहे हैं। आई थिंक ये फरीदाबाद के लिए बहुत अच्छी एक फ्यूचर जो है फरीदाबाद का बहुत ब्राइट होने जा रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं एयरपोर्ट, जैसा कि आपने कहा कि गुड़गांव में एयरपोर्ट आने वाला है, तो फरीदाबाद और जेवर में कितना डिस्टेंस होने वाला है? जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में आ रहा है। देखो, आज अगर मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको करीब 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। बट अगर आप फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाते हैं तो यू विल टेक ओनली 30 to 35 मिनट्स। दैट्स ग्रेट। क्योंकि जो कनेक्टिविटी है ना वो इतनी ज़बरदस्त बन चुकी है। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जो ट्रांजिट आपको करना पड़ता है वो करना पड़ता है 1 घंटे के अंदर। तो उसी तरीके से सारी रोड की कंडीशन हो रही है। और अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो 20 से 25-30 किलोमीटर का जितना भी रेडियस होता है वो सारा डेवलप होता है। क्योंकि भाई फ्लाइट्स उड़ेंगी तो लोग आएंगे तो वहाँ पर काम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन होंगी, तो सब चीज़ें होंगी उससे ही। आप कह सकते हैं कि मैं हाई राइज की बात करूं तो हाई राइज में कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं या बना चुके हैं, या फिर उनकी डेवलपमेंट अभी चल रही है? देखो, अभी मैं आपको बताऊं तो 2 ब्रांड्स आ रहे हैं बहुत सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके। ओमेक्स एक ब्रांड है, आपको पता होगा, सेक्टर 17 वर्ल्ड स्ट्रीट में सुपर लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहा है। कैमलिया से कंपेयर कर सकते हो उस फ्लैट को, क्योंकि मैंने उसकी प्रेजेंटेशन देखी है। वो क्या बना रहे हैं, 11 एकड़ में ऐसी सोसाइटी वो लेके आ रहे हैं ना आप, क्योंकि 11 एकड़ के अंदर वो ऐसी चीज बना रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर रह रहा हूँ। क्योंकि सारी लश ग्रीन सारा एरिया है। टोटल 6 ही टावर्स होंगे, 2600, 3200, 4047 स्क्वायर फीट के उनके अपार्टमेंट्स हैं। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, 5 लिफ्ट वो लगा के दे रहे हैं। करीब 60-70 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं 7 स्टार क्वालिटी का, राइट। नो कार जोन है ग्राउंड लेवल पे, और बहुत सारी एमिनिटीज वो दे रहे हैं। लोकेशन बहुत प्राइम है। तो ओमेक्स इस तरीके की चीजें लेके आ रहा है। फिर अगर आप कमर्शियल की बात करते हो, अगेन ओमेक्स कमर्शियल कर रहा है। वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 से बढ़िया तो कोई कमर्शियल ही नहीं है। अगर आप बात करते हो कि ग्रेटर फरीदाबाद में मुझे लेना है, अगर आप मेन रोड पे लेते हो, आप सोचो नहीं मुझे हाईवे के पास है ना, तो 3-4 वहाँ भी अच्छे प्रोडक्ट है। नवराज भी आप ले सकते हो, आरपीएस आप ले सकते हो, भूमिका ले सकते हो। भूमिका बहुत बड़ा बिल्डर है आज की डेट में। मतलब अभी फरीदाबाद में पहली बार ही वो काम कर रहे हैं, बट राजस्थान में उदयपुर उन्होंने मॉल बना रखा है अर्बन स्क्वायर करके, बहुत बेहतरीन मॉल बनाया हुआ है। मैं कुछ दिन बाद जा भी रहा हूँ, और उनका विजन बहुत क्लियर है यार। मतलब उन्होंने कोई लोन वगैरह भी नहीं लिया हुआ प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए या जो बनाने के लिए। तो अच्छी ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जिनके साथ हम काम करें। ऑल आर गुड, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम बात करें कि अगर मथुरा रोड में एक इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है मथुरा रोड पे, या फिर वो इन्वेस्ट करे ग्रेटर फरीदाबाद में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेक्स जिस टिकट साइज़ में फॉल कर रहा है, जो उसके लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जो वो कैमिलियास की तरह लॉन्च कर रहा है, वो ग्रेटर फरीदाबाद में है। पर अगर मैं कंपेयर करूँ मथुरा रोड से,
तो आप कौन-सी लोकेशन को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? क्योंकि मथुरा रोड पे भी सिमिलर रेट्स हैं। हुँ। ये डिपेंड करता है कि आपको ऐसी कोई जगह चाहिए जो थोड़ी पीसफुल हो। ग्रेटर फरीदाबाद स्टेट में पीसफुल एरिया है बिल्कुल। यहाँ पर आपको अच्छे स्कूल्स भी मिल जाते हैं, हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं, राइट? आपको अच्छी मार्केट मिल जाती है। मथुरा रोड थोड़ा-सा बिज़ी है, पुराने फरीदाबाद के टच में रहता है, राइट? वहाँ पर भी हाई राइज़ आ रहे हैं, जैसे नवराज अपना हाई राइज़ लेके आ रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने भी 12-13 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट का रेट अभी निकाला है करीब। मुझे ये नहीं पता प्रॉपर, भी मैंने उनकी पूरे ब्रोशर नहीं देखे हैं। राइट। इसके अलावा आरपीएस भी लेके आ रहा है अपना, बहुत सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके आ रहा है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको जस्ट बिल्कुल बैंग ऑन मेन रोड पे चाहिए प्रॉपर्टी, या थोड़ी आप ग्रेटर फरीदाबाद में लेना चाहते हो। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मथुरा रोड पर बहुत फेमस मॉल आ रहा है, पैसिफिक मॉल, जिसके साथ काफ़ी सारी अच्छी ब्रांड्स कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल फूड कोर्ट कनेक्टेड है। इसके अलावा मथुरा रोड पर वेस्ट एंड रिजॉर्ट भी आने वाला है, वेस्ट एंड होटल्स एंड रिजॉर्ट, जो कि नवराज लॉन्च कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेटर फरीदाबाद की, तो क्या कुछ ऐसे होटल्स हैं जो आने वाले हैं यहाँ पे? ओमेक्स लेके आ रहा है अभी, 4 स्टार फैशर होटल आ रहा है। 4 स्टार होटल स्टूडियो उन्होंने लॉन्च किए हैं। 300 कीज़ वो लॉन्च कर रहे हैं अभी, जिसमें से सिर्फ 125 से सेल आउट कर रहे हैं। करीब 1.25 करोड़ का प्रोडक्ट है, 1.7 करोड़ का प्रोडक्ट है, वो उन्होंने लॉन्च किया। बहुत बढ़िया अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होगा कि भाई आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। ब्रांड वो भी एक्वायर कर लेगा, उसको रेंट आउट करेगा। और एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं, जिसको वो अभी फ़िलहाल सेल नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल होटल की तरह होगा। तो उस तरीके से बना रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि मैं जानता हूँ ओमेक्स ने टॉप गोल्फ को लॉन्च करने का भी एक अनाउंसमेंट दी है। हाँ। बट मैं इस फैक्ट को, ये कितना सच है या कितना नहीं जानता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके का है, तो डेफिनेटली फरीदाबाद के रियल एस्टेट में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। अगर गुड़गांव, अगर आप ग्रेटर फरीदाबाद को अगर आप चाय बोलते हो ना, तो उसमें डलने वाली चीनी जो है वो ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है। बिल्कुल। 10-12 साल पहले किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि ग्रेटर फरीदाबाद इस तरीके से बन जाएगा। जब आज अगर आप ग्रेटर फरीदाबाद को जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो भाई? आपने वॉल स्ट्रीट देखा है? जब वॉल स्ट्रीट में जाते हो ना, चाहे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में रेगुलर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं विजिट पे लेके जाता हूँ। जब वो वॉल स्ट्रीट जाके देखते हैं ना, वो बिल्कुल वो दंग रह जाते हैं कि यार हमने सोचा नहीं था कि फरीदाबाद में भी कोई ऐसी मार्केट हो सकती है। बट आज वो 10 से 12 एकड़ में है या 15 एकड़ में है। जब ये पूरी मार्केट्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो एक्चुअल में गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा के लोग यहाँ पर अपना डे स्पेंड करने आएंगे। राइट। ये चीज़ें हैं। बिल्कुल, आई एग्री, ऐसा ज़रूर होने वाला है। ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक रोड है, मंजावली एक्सप्रेसवे है, इसके अलावा पैसिफिक मॉल है, वेस्ट एंड है, और भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें जो ओमेक्स भी लॉन्च कर रहा है। इस वजह से फरीदाबाद का रियल एस्टेट फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगर मैं बात करूँ एक कॉमन बंदे की, तो बिन्नी जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कई लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं यार घर लेने की क्या ज़रूरत है, मैं पूरी ज़िंदगी रेंट दे के जब पैसे को, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं और मैंने उसको बैंक में लगा दिए, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए बैंक का इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसके बजाय मैं घर क्यों लूँ? कई बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार घर लेने की ज़रूरत क्या है, 50,000 रेंट दूंगा, लाख रुपए रेंट दूंगा, मैं बड़े से बड़े घर में रह सकता हूँ, तो क्यों मैं घर लूँ? घर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि भाई मैं 3 करोड़ रुपए लगाता हूँ, मुझे साल का, महीने का 2 लाख रुपये रेंट आ रहा है, साल का कितना हुआ? 20 से 25 लाख रुपए। फरीदाबाद के अंदर आप ऐसी प्लॉटिंग ले सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ के अंदर, जो साल के अंदर आपको 50-50 लाख रुपए का प्रॉफिट दे सकती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं। ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट लोगे, अगले साल वही सेम पूछने जाओगे तो वह अपार्टमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.75 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कमर्शियल हैं जो स्टार्ट हुए थे 42,45 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे, आज वो ट्रेड करते हैं 10,000 के रेट पे, और 12% की रिटर्न लोगों को उसके अंदर मिली है। तो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना तो ऑलवेज अप्रिशिएट होगा ही होगा। आपका एसेट भी क्रिएट होता है, आप सोच भी सकते हैं कि मुझे उस पैसे के साथ करना क्या, उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है। बट पैसा अगर आपने बैंक में रखा, उससे आप ब्याज ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट प्रॉपर्टी के साथ आप जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। आपको निकालनी है निकाल सकते हैं, आपको वहां पैसे लगा के सिर्फ पैसे कमाने, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीजें हैं। मैं लोगों का मिथ ब्रेक करना चाहता हूं कि जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं या अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, वो बैंक्स में पैसा ना लगा करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें।
पर मैं ये बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं यार प्रॉपर्टी में मैं क्यों करूं, मैं स्टॉक्स में करूंगा, मैं शेयर्स में करूंगा, वहां पे लिक्विडिटी मिलती है, मेरे को ज़्यादा सेफ मिलता है, मैं जब चाहूँ मैं उस पैसे को निकाल सकता हूँ। पर प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बिन्नी जी आपकी क्या थॉट है इस पर? हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए होती है लोकेशन। राइट। आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख की परवाह मत करो। आप ये मत देखो कि यार मुझे आज ये लोकेशन पे 15 लाख की प्रॉपर्टी महंगी मिल रही है, साथ की लोकेशन में मुझे 15 लाख रुपए सस्ती है, 20 लाख सस्ती मिल रही है। आज अगर आप 20 लाख रुपए महंगी या 15 लाख रुपए महंगी लेके प्रॉपर्टी लोगे ना, तो कल को रातों रात भी बिक जाती है। क्योंकि वो जो मेन लोकेशन है, आप प्रॉपर्टी कैसे लेते हो, आप ये देखते हो कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे फेसिंग देखनी है। अब अच्छी फेसिंग की प्रॉपर्टी लो, आप पार्क फेसिंग की प्रॉपर्टी लो, अब अच्छे ब्रांड की प्रॉपर्टी लो। अगर आज मेरे पास कोई गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा से आता है, वो 2-3 ब्रांडों का नाम लेता है कि बिन्नी जी मुझे प्लॉटिंग दिखाओ, यहाँ के बिग प्लेयर्स कौन से हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ के बिग प्लेयर बीपीटीपी, चलो बीपीटीपी में प्लॉटिंग दिखाओ, मैं बीपीटीपी में उनको प्लॉटिंग दिखाता हूँ। जितने भी अच्छे बिल्डर हैं ना, उनकी बेस्ट अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टीज हैं जो कि रातों रात भी बिक जाती हैं। और प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पैसे लिए और कल आपने बेच दी। प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो एटलीस्ट 15-20 दिन, महीने का टाइम आपको देना पड़ता है। और आपका ब्रोकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसके साथ एसोसिएट हैं, उनका मार्केट में क्या डिमांड है, उनकी मार्केट में किस तरीके से वो अपने क्लाइंट को चीज़ें बेचते हैं। और हम जो उनको प्रॉपर्टी देते हैं ना, तो अगर आज उनको हम एंटर करा रहे हैं ना, तो एग्जिट कराने की श्योरिटी भी हमारी ही रहती है। तो इसीलिए ही तो हम जाने जाते हैं। बेडरूम्स क्यों जाना जाता है? वो इसीलिए जाना जाता है। आज अगर जिस प्रॉपर्टी में उनको मैं एंटर कराऊंगा, तो कल को एग्जिट भी हमको उनको देंगे हम। तो यही है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं यार ब्रोकर की ज़रूरत क्या है इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट ब्रोकर, एजेंट, इसकी हमें क्या ज़रूरत है? तो आपको क्या लगता है कि एक ब्रोकर की कितनी अहमियत है इस इंडस्ट्री में? आप जो ब्रोकर की अहमियत ऐसी है, देखो हर किसी के काम करने का स्टाइल अलग होता है। जो जिस पैटर्न पे हम काम करते हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हम जो बिलीव रखते हैं वो पार्टी मीटिंग में ही बिलीव रखते हैं। आज अगर मेरे पास कोई सेलर है, आज मेरे पास कोई बायर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेलर और बायर की आपस में क्लियर मीटिंग कराऊं और उनकी जो प्रॉफिट है उनमें से 2% का कमीशन मुझे मिलना चाहिए। तो हम उसी पैटर्न पे काम कराते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट जो ट्रेड चल रहा होगा 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट चल रहा है, उनको मैं कोट करूँ 1 करोड़ 25 लाख है। एक्चुअल में हमारा काम का स्टाइल वैसा नहीं है। आज अगर हम एक 20 की कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो उसका रेट एक 20 ही कोट होगा। अगर सेलर उससे 20-25 लाख एक्स्ट्रा मांगता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इस रेटों पे अगर आप डील करोगे, डील मैच नहीं करेगी। आज मार्केट का रेट चल रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी का, तो हम उसी पे मैच कराने की कोशिश करते हैं। और जब बायर सेलर आपस में बैठ जाते हैं ना, तो उनके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और आपको क्यों जरूरत है एक अच्छे कंसल्टेंट की? अच्छा कंसल्टेंट आपको हर तरीके से गाइड करता है। आपको पेपर वर्क देखने में गाइड करेगा, वो आपको आपकी डील मैच्योर कराने में गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा कि एक्चुअल में इसकी वर्थ कितनी है प्रॉपर्टी की। भाई पैसे हम किस बात के ले रहे हैं? पैसे हम इसी बात के ले रहे हैं, इसीलिए हम सर्विस के पैसे लेते हैं। तो ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम थोड़ा ना कि भाई आपने मुझे 20-50 1 लाख रुपए कमीशन दी, उसके बाद आप देखो कैसे करोगे। भाई आज मैंने टोकन कराया, उसके बाद मैं एग्रीमेंट कराऊंगा, एटीएस साइन कराऊंगा, वाइट की पेमेंट है, भाई आप किसको पैसे दे रहे हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। उसके बाद सारी पेमेंट क्लियर करने के बाद उसके बाद हम आपका ड्राफ्टिंग करवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, वो सारा काम हमारा ही है। अगर इतना काम कराने के बाद भी हमें 1% पैसे नहीं बने, तो फिर हमारे काम करने का फायदा ही क्या हुआ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ कि ब्रोकर की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो मैं ये जानता हूँ कि एक डील के अंदर ब्रोकर एज अ विटनेस रोल प्ले करता है। आपका जो प्रूफ है, कैश देने का प्रूफ है, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ आप तरीके से आपने पैसे दिए हैं, तो ब्रोकर इस रोल को प्ले करता है ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो। क्योंकि आपने सुना होगा बिन्नी जी की एक सेलर ईगो नाम की एक चीज़ होती है, बायर ईगो नाम की एक चीज़ होती है। इन दोनों में एक अजीब सी एक ईगो होती है कि ये साथ में बैठ नहीं सकते। चलिए मान लेते हैं कि आप सेलर हैं और मैं बायर हूँ, और मैं डायरेक्टली आपके पास आता हूँ कि यार मुझे आपका घर बड़ा प्यारा लगता है, क्या आप बेचोगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर आपने सेल पे लगा रखा है अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने सेल पे लगा रखी है, और मैं आज आपके पास आकर के बोलूं कि बिन्नी जी आपकी ये प्रॉपर्टी है, मैंने सुना था सेल पे है, क्या आप बेचोगे? आप मेरे से पूछोगे कि यार बजट क्या है, मैं आपको हो सकता है बोलूँ यार मेरा बजट तो 1.5 करोड़ है और आपकी आस्किंग प्राइस है वो 2 करोड़ है। तो यहीं पर मीटिंग बंद हो जाती है। ओके। तो इसको मैं समझता हूं कि ये सेलर ईगो और बायर ईगो को ब्रेक करने के बीच में ब्रोकर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ताकि डील सिरे चढ़े, जो हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं कि डील पूरी हो जाए, एंड तक पूरी हो। ब्रोकर इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल।
आज की डेट में अगर आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि भाई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 2 करोड़ मांग रहा है, मैं हमारे पास ऑप्शन एक नहीं होता, हम पार्टी को 2-3-4 ऑप्शन पहले से ही दिखा के चलते हैं बिल्कुल ठीक कि कहा। आज सपोज करो आपने ईस्ट फेसिंग का 221 नंबर प्लॉट देखा हुआ, तो मैं उसको ईस्ट फेसिंग का 225 नंबर प्लॉट भी दिखा के रखूंगा। यही तो फर्क होता है ब्रोकर के अंदर कि भाई आपकी मार्केट पे सेलर पे कितनी तगड़ी पकड़ है। तो हम उनको 3-4 ऑप्शन पहले से ही दिखा के रखते हैं कि सर ये और जो भी हम डील कराते हैं हमारी कॉन्फिडेंशियल डील्स होती हैं। सेलर से हम पहले ही पूरी बात क्लियर के रखते हैं कि सर अगर आज मैं आपको ये प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो इसी रेट पे होगी, ऐसे ही डील होगी, और आप मीटिंग पे आओगे तो इस रेट तक डील मैच करेगी। बायर को भी बोलते हैं कि सर आप मेरे पास आए हो, आप 1.5 करोड़ का बजट मांग रहे हो, 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हालांकि वो 1.75 ज्यादा मांग रहे हैं, 1.5 की प्रॉपर्टी नहीं है, बट 1.60-1.65 तक हम डील मैच कराएंगे। देखो डील जो होती है ना वो मार्केट के ट्रेंड पे ही डील होती है, ऐसा नहीं है। देखो 1-2 लाख ऊपर नीचे अगर आप 1.5-2 करोड़ पे खर्चे हो तो 50,000 1 लाख ऊपर नीचे होता है, वो डील टू डील मैच करती है, बिल्कुल सही पेमेंट टर्म्स के ऊपर मैच करती हैं। सेलर बायर बोलता है भाई मेरे को आप 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी सस्ती दिलाओ, मैं 10 दिन में पेमेंट करता हूँ सारी, तो रेट्स अलग हो जाते हैं। भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैं 4 महीने के अंदर पेमेंट करूंगा, तो रेट अलग हो जाते हैं। तो डील टू डील भी चीजें वेरी करती हैं, बट जब हम बैठते हैं साथ में ना तो कोशिश करते हैं कि डील मैच कराएं जो मार्केट की वैल्यू होती है। बिल्कुल और ठीक आज तभी क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं कि भाई उनकी हम जो डील कराते हैं, तो पार्टी मीटिंग कराते हैं जो कि सेलर और बायर आपस में बैठते हैं। और डीलर का काम क्या है यार, डीलर का मतलब है डील करवाने वाला। अगर हम साथ बैठेंगे, अगर हमारे बैठने से भी डील ना हुई तो फिर किसके बैठने से डील होगी। तो बायर को भी हम हैंडल करते हैं, सेलर को भी हम हैंडल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं ये जानता हूँ कि अगर ब्रोकर बीच में नहीं होता तो पैसे निकालने वाले को भी ये लगता है कि यार मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। और अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर कहता है कि यार चीज़ मेरी है, तो मुझे एक वो लैंडलॉर्ड वाली ईगो आ जाती है। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए इस जो कहते हैं ना कंफर्ट है, दोनों के बीच में कंफर्ट है, ब्रोकर ये कड़ी होती है। आज तक हो सकता है ये क्वेश्चन किसी ने पुट ना किया हो, बट ये जो बिजनेस है, रियल एस्टेट ब्रोकर हो गया, एजेंट हो गया, या कोई भी एजेंसी हो गया, ये बहुत पुराना बिजनेस है, ये आज का बिजनेस नहीं है। पर लोग ये नहीं जानते ये क्यों है। वरना लोग कहते हैं यार ये तो एजेंट है यार, मैं इस एजेंट से क्यों डील करूं, मैं खुद डील कर सकता हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्कैम हो सकता है। तो मैं इस मिथ को भी ब्रेक करना चाहता हूं, जो कि बिन्नी जी ने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया, बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्यों हम इम्पोर्टेंट हैं। तो बिन्नी जी खैर बहुत अच्छा लगा आपसे फरीदाबाद के रियल एस्टेट के बारे में बात करके। आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे या कुछ बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को? मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी जिस मर्जी से लो, आपका हक है 4 जगह से बात करके प्रॉपर्टी लेना, मत जिससे भी लो वो ये देखो कि भाई पार्टी सॉरी जो आपका ब्रोकर है वो रेरा अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। और उनकी अगर आप उनसे फ्रेश ले रहे हो तो कंपनी में जाकर ही मीटिंग्स करो अपनी, उससे आपकी बहुत क्लैरिटी होती है। और यार बाकी आपके खुद के वैल्यूज़ हैं अगर आप, और एक बात और बोलूँगा भाई, अगर किसी से आप मेहनत करवा रहे हो, आप अपने उनके जीवन के 3-4 दिन निकाल रहे हो, तो भाई कोशिश करो कि प्रॉपर्टी तो उनसे आप परचेज करो, क्योंकि एक ब्रोकर की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है एक डील को क्रैक करने के लिए। तो कोशिश करो 15-20 हज़ार 50,000 के लिए डील खराब मत करो, कोशिश करो कि भाई उनसे ही डील हो जाए, यही है। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ब्रोकर के लिए रेरा ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, क्या सेफ गार्ड है इस इंडस्ट्री को, एक एजेंसी को, एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज को क्या सेफ गार्ड है? देखो कोशिश करो कि जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना तो आप सारे पेपर चेक करके परचेस करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है भाई। आप जब एक टोकन देने जाते हो तो सबसे पहले जो सेलर होता है अपने ब्रोकर को वो सारे डॉक्यूमेंटेशन की एक पीडीएफ भेजता है, वो पीडीएफ आप मंगवाओ, पीडीएफ आप खुद चेक करो, वकील से चेक करानी है वकील से चेक कराओ। उसके बाद आप कोशिश करो कि ब्रोकर के साथ जब आप बैठते हो ना तो ब्रोकर के साथ बैठने के बाद आप इसके ऊपर बात करो कि भाई आप इसको कैसे क्लोज कर सकते हो डील को, बस ये सब चीज़ें हैं और क्या है सर। ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है एंड यहाँ पे एक ज़्यादातर लोग जॉब्स नहीं बिजनेस करते हैं, सबके अपने छोटे बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो मथुरा रोड पे हो, एनआईटी में हो। तो क्या वो क्या जानते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, और क्यों वो थोड़ा झिझकते हैं फरीदाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में? आज मैं आपको बताऊं करण भाई, लोगों की जो मेंटालिटी है ना वो चेंज हो गई है फरीदाबाद को लेकर। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो चुकी है और आज की डेट में अगर आपके पास, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि आपके पास 1.5-2 करोड़ का बजट है तो आप गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में जाके प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते, लैंड नहीं ले सकते। बट 1.5-2 करोड़ के अंदर आप ग्रेटर फरीदाबाद में आके प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और ब्रांड्स की बात करता हूँ प्लॉटिंग में तो बीपीटीपी इज़ अ बिग ब्रांड, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है यहाँ पर। जिन भी लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हैं, प्लॉटिंग में
में पैसे लगाए हैं तो 3-3 4-4 साल में पैसे डबल हुए हैं लोगों के। राइट। तो आज फरीदाबाद के लोग चाहें या ना चाहें आने वाले टाइम पे उनको ग्रेटर फरीदाबाद जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। आपको सुकून भी तो लाइफ में चाहिए ना, आपको अच्छी पार्किंग भी चाहिए है, आपको रोड अच्छी चाहिए, आपको बच्चों की एजुकेशन चाहिए अच्छी, आपको हॉस्पिटल बढ़िया चाहिए, आपको मॉल अच्छे चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए। आप यहाँ से आराम से घर जा रहे हो, अगर ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हो तो आप पार्क में भी बच्चों के साथ एंजॉय करने जा सकते हो। आप किसी वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स में जा सकते हो जो आने वाले टाइम पे खुल जाएंगे, जो कि मुझे पता है। आप बहुत से एंजॉय करने जा सकते हो। बट अगर आप यही बात करते हैं फरीदाबाद की, तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर ओल्ड मार्केट्स हैं जहाँ पर आप आज की डेट में जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम होता है तभी जाते हैं। अभी तक आप जो जा रहे हैं वो दिल्ली और नोएडा या गुड़गांव जा रहे हैं। बिल्कुल। बट आज फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद में हमारे पास वॉल स्ट्रीट है, तो आप वहाँ एंजॉय करने जाते हैं कि चलो यार फैमिली के साथ 2-3 घंटे मुझे बिताने में वॉल स्ट्रीट जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ, ऑप्शन है। और अभी तो वॉल स्ट्रीट सिर्फ 10% बना हुआ है। आप ये देखोगे कि आने वाले टाइम पे जब ये पूरा कंप्लीट होगा 430 एकड़ का सेक्टर, तो वंडर्स क्रिएट हो जाएंगे। मतलब लोग यहाँ पर एंजॉय करने आएंगे, अपने 2-3 दिन लगाने आएंगे। इस तरीके से ही बनेगा। क्योंकि अगर आप बाहर जाए, दुबई जाते हो, यूके जाओ या कहीं जाओ, तो रियल एस्टेट ही तो है वहाँ पर। क्या है, रियल एस्टेट ही तो है, तो यहाँ भी वैसे ही बन जाएगा सारा। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक रियल टाइम इन्वेस्टर को। आपको पता होगा कि फरीदाबाद एक बिजनेस टाउन है और फरीदाबाद के अंदर सारे बिजनेसमैन ही रहते हैं, जॉब वाले लोग बहुत कम रहते हैं। तो हम एक रियल टाइम इन्वेस्टर से बात करेंगे, 1-on-1 बात करेंगे, बिन्नी जी से गाइड करेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टर को हमें पटाना है, क्या बताना है। आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर निखिल धवन का। तो निखिल जी, स्वागत है आपका। माई नेम इज़ करण, आपको पता होगा आई वर्क एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड अ कंसल्टेंट एंड माई कंपनीज नेम इज़ द इन्वेस्टर स्ट्रीट। और हमारे साथ जो बैठे हैं ये बहुत फेमस रेनाउंड रियल एस्टेट ब्रोकर हैं बिन्नी कक्कड़ जी फ्रॉम बेटर होम्स। और बिन्नी जी फरीदाबाद में 6 साल से काम कर रहे हैं, राइट। एंड निखिल जी का फरीदाबाद में बहुत अच्छा बिजनेस है। और निखिल जी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, वो ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं। तो आज बिन्नी जी हमारे साथ हैं जो कि फरीदाबाद में 6 साल से काम कर रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो निखिल जी का ये क्वेश्चन है, क्या आप इसके बारे में जवाब देना चाहते हैं? देखो, आज की डेट में जितने भी पॉलिटिशियन हो गए या बिजनेस टाइकून हो गए या क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, हर कोई बंदा काम कर रहा है। और आपको पता ही है कि शेयर मार्केट में भी लोग पैसे लगा के कमाते हैं, बिजनेस में भी लगा के कमाते हैं। बट लोगों की जो सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट होती है एक प्रॉपर्टी के अंदर। भले आप वो प्लॉट ले लो, भले वो कमर्शियल ले लो, या आप कोई भी तरह का फ्लैट ले लो। बट आज आप काम कर रहे हो, 10 साल 15 साल बाद आप, या 20 साल बाद, 25 साल बाद आप काम नहीं करोगे, तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम जो आपने एसेट्स बना रखे होंगे, उस एसेट से ही आप पैसा खाओगे। तो प्रॉपर्टी वो एसेट्स है, कमर्शियल वो एसेट्स है जो आपको बिठा के पैसे दे सकती है। बिजनेस में पैसा लगा के आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप पैसा जो प्रॉपर्टी के अंदर लगाओगे वो आपको खुद कमा के अपने आप ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए मेहनत करोगे। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और पैसा वो कमा के देगा खुद अपने। बट सर, जो बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है वो ऐसा नहीं होता। जैसे बैंक होता है, बैंक कभी भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करता, हमेशा रेंट पे लेता है। तो ऐसा क्यों है? बैंक जो होता है वो किसी इंडिविजुअल बंदे का तो होता नहीं है, या तो गवर्नमेंट बैंक होंगे या तो प्राइवेट बैंक होंगे। ये बात करो कि बैंक के अंदर जो जॉब कर रहे हैं वो लोगों की प्रॉपर्टीज अपनी बना रखी हैं या उन्होंने नहीं बना रखी हैं। तो वो जो लोग बैंक में काम करते हैं, भले वो सीईओ हों या सीएफओ हों या जो भी एम्प्लॉयज़ हों, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी क्रिएट करते हैं। देखो निखिल जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं ये जानता हूँ कि जो बैंक के ओनर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स के हैं या फिर वो प्राइवेट बैंक्स के हैं या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी, सिर्फ बैंक ही नहीं, वो भी रेंट पे प्रॉपर्टीज़ लेकर ही अपना बिजनेस चलाती हैं। पर जो उनके ओनर्स हैं या फिर उनके जो रियल टाइम जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कंपनी क्या है, कंपनी और एक इंडिविजुअल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक इंडिविजुअल के पास रियल टाइम एसेट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास रियल टाइम एसेट्स नहीं होगे तो कल को जब आप रिटायर होगे तो आपको शायद बैंक, जो कि प्राइवेट हो या फिर कंपनी हो सकता है वो आपको पेंशन ना दें। तो मैं ये जानता हूँ कि एक रियल टाइम इन्वेस्टर, जो एक रियल टाइम आपके पास एसेट्स हैं, वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। कल को आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे या फिर भगवान ना करे कुछ आपके साथ ऐसा हो कि आपका बिजनेस बंद हो जाता है, कुछ होता है, पर प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो एप्रिशिएट भी करती है और आपको एक मंथली डिविडेंड कह लो या रेंट कह लो, एक मंथली पैसा आपको ज़रूर देती है।
और बिजनेस से आप पैसा महीने 15 दिन के अंदर नहीं निकाल सकते, 2 महीने में नहीं निकाल सकते, बट आप प्रॉपर्टी से पैसा निकाल सकते हो महीने 2 महीने के अंदर उसको बेच के। बट उसके लिए आपको अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत होती है। करण भाई बैठे हैं, बिन्नी भाई बैठे हैं, आ जाना, आपको दे देंगे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम बिजनेस से जब पैसा कमाए तो हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे फोकस करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी पे फोकस करें? देखो ये दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कमर्शियल में लेते हो, अगर सपोज करो आपने अपना घर बना रखा है, आपने प्लॉट बना रखे हैं, तो फिर आप कमर्शियल की तरफ भी जा सकते हो। प्लॉटिंग के अंदर आप प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट होगी, बट उसका डिविडेंड जिसको बोलते हैं या आप रेंटल जो होता है वो रेंटल निकल के नहीं आएगा। अच्छे ब्रांड की कमर्शियल लो। देखो प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन इज अ प्राइम थिंग। लोकेशन अगर आपकी अच्छी होगी, ब्रांड अच्छा होगा, आपके बजट में चीज आएगी और आपको लगता है कि नहीं यार ये ऑलरेडी चलती हुई चीज़ है, वहाँ पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा वहाँ पर। निखिल जी, मेरा भी यही मानना है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको मार्केट की डिमांड समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं फरीदाबाद की बात करूं तो रेजिडेंशियल की डिमांड कमर्शियल से कई ज़्यादा है। तो अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन मिलेगी। हो सकता है कि आपको मंथली डिविडेंड ना मिले, मंथली रेंट ना मिले, लेकिन अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो डिविडेंड है, जो रेंट है, वो आपको ज़्यादा भी मिलेगा और आपको ज़रूर भी मिलेगा। तो ये फ़र्क है रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। आपको पर्टिकुलर सिटी की डिमांड समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल डिमांड। और कुछ पूछना चाहते हैं निखिल जी आप? जैसे पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद में जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है तो सिर्फ बीपीटीपी, नहर पार, इसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जो ये एनआईटी है, जो ये 14-15 सेक्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का डाउनफॉल आ रहा है या फिर हमें वहीं पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो हर किसी बंदे को ना लाइफ के अंदर चाहिए होता है ग्रोथ, और लाइफ में चाहिए होती है कुछ नई चीज़। देखो एक एडवांस सेक्टर बन रहा है आज की डेट में ग्रेटर फरीदाबाद, और अगर आपने बीपीटीपी की बात करी, सबसे पहले जो प्लेयर ग्रेटर फरीदाबाद को बनाने में जिसका हाथ है वो है बीपीटीपी। बीपीटीपी के बाद जितनी भी ग्रेटर फरीदाबाद की जो बेस्ट लोकेशन है वहाँ पर प्रॉपर्टी है। आज वहाँ गोदरेज कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बीपीटीपी से लैंड परचेज करता है। आप मानो या ना मानो, लैंड जो आप परचेज करोगे, प्रॉपर्टी परचेज करो, उसमें बीपीटीपी का कहीं ना कहीं हाथ जरूर होगा, क्योंकि उस शहर को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो बीपीटीपी ने दिया है। अगर मैं आज आप गुड़गांव की बात करता हूँ, गुड़गांव का सबसे बड़ा जो जाइंट है वो डीएलएफ है। मैक्सिमम लैंड का जो पैच परचेज कर रखा है वो डीएलएफ ने परचेज करा है, और उसी से ही बहुत सारे बिल्डर जो है लैंड पे काम करते हैं और बोलते हैं भाई मेरा प्रोजेक्ट है। बट ये तो देखो शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत डीएलएफ ने करी थी गुड़गांव में, और फरीदाबाद में जो शुरुआत करी थी वो बीपीटीपी ने करी थी। राइट। तो निखिल जी, आप आज से 15 साल पहले, जो इसको हम ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं, आप सब ने सुना था कि यार बीपीटीपी चलते हैं। वो ग्रेटर फरीदाबाद का नाम लेते ही नहीं थे, वो ये बोलते थे कि यार बीपीटीपी चलते हैं, बीपीटीपी चलते हैं। तो आप देखो 15 साल पहले बीपीटीपी ने इतने सारे सेक्टर्स काटे, इतना कुछ काटा। उस टाइम पर आप देखोगे कि रेट भी ज़्यादा नहीं था। तो जैसे आज निखिल जी हमारे साथ बैठे हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, वो इन जगहों पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहाँ के जो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, या इससे 10,000 गज का रेट था, या फिर जो प्रॉपर्टी प्राइजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा लो थे, और लोगों को लगता ही नहीं था कि ये शहर कभी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो 15 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज फरीदाबाद अपने प्राइम बूम पर है? अभी बूम नहीं आया है करण भाई, बूम आना बाकी है। देखो किसी भी शहर जब बनता है ना तो उसकी कनेक्टिविटी का बहुत फर्क पड़ता है। आज गुड़गांव की बात करते हैं, फरीदाबाद के लोग गुड़गांव काम करने जाते हैं, बट अब 15 साल पहले अगर आप फरीदाबाद से गुड़गांव जाओ तो आपके घोड़े खुल जाते थे। रोड की कंडीशन बहुत बेकार थी, और 6 बजे के बाद वहाँ लोग जाना बंद कर देते थे क्योंकि वहाँ पर लूटपाट होती थी, रोड कंडीशन ठीक नहीं थी। आज आप 20 से 25 मिनट के अंदर सैनिक कॉलोनी से सीधा गुड़गांव पहुँच जाते हो। ग्रेटर फरीदाबाद क्यों आज की डेट में पॉपुलर हो रखा है? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बड़ी बेस्ट हो चुकी है। आज की डेट में जोग्राफिकल मैटर करता है। आज आप फरीदाबाद में बैठे हो, फरीदाबाद से आपको नोएडा जाना है तो आप 30-35 मिनट्स में या 40 मिनट में पहुंच जाते हो। आपको गुड़गांव जाना है 1 घंटे में पहुंच जाते हो। दिल्ली जाना हो 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाते हो। आने वाले टाइम पे और टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको 3 से 4 करोड़ का मिनिमम बजट चाहिए। दिल्ली में जगह ही नहीं है, आप कहाँ लोगे? वहाँ भी चौल बन चुकी है। और बात करते हैं नोएडा की, नोएडा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए फरीदाबाद जो है वो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। आज की डेट में प्रॉपर्टी सस्ती भी है, लोकेशन भी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और लोगों को लगता नहीं यार मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ज़मीन भी यहाँ मिल जाएगी। आज आप यहाँ प्रॉपर्टी पकड़ लोगे, कल को यहाँ भी वही हाल होने वाला है जो गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा का हो रखा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद ही बेस्ट ऑप्शन है, और हम काम कर रहे हैं, हम 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल देख तो रहे हैं हम,
भले हम काम 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ, बट आई नो दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद। क्योंकि अगर आपके सिटी के पास कोई एयरपोर्ट आता है 20-25-30 किलोमीटर में, बहुत फर्क पड़ता है। तो फरीदाबाद को उसका बेनिफिट होने वाला है। जैसा बेनिफिट फरीदाबाद सॉरी आपके गुड़गांव को हुआ था, वैसा सेम बेनिफिट होगा यहाँ पे। बिन्नी भाई ने बिल्कुल सही कहा, आपने कनेक्टिविटी की बात करी। अगर हम फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइम बूम अभी नहीं आया है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये प्राइम बूम है। 15 साल में ऐसा क्या बदल गया कि आज प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रॉपर्टी के प्राइस अभी ज़्यादा नहीं हैं और फ्यूचर में इससे कई ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे क्या कनेक्टिविटी के रीजंस हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबको पता है कि फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ रहा है, पर सबको ये नहीं पता कि फरीदाबाद एक लौता ऐसा शहर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एंट्री और एग्जिट्स होने वाली हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में आपका क्या सोचना है? देखो, अगर मैं आज नीलम से या अजरौंदा से अगर मैं आश्रम जाता हूँ तो मुझे 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। मोहन जो स्टेट्स है वहाँ से अगर हम जाएं तो मुझे आधा घंटा तो वहाँ खड़ा होना पड़ जाता है। राइट। आप 1 घंटा भी लगता है कभी कभी अगर आप जाएं तो आश्रम। बट आने वाले टाइम पे अगर आप सराय काले खां से फरीदाबाद आना चाहते हैं तो 15 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। Right. उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब तक आपकी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होंगी, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग तभी लेंगे, उनको लगेगा नहीं अब हरासमेंट नहीं है आने के लिए। अब मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ। देखो, आप नोएडा से पहले ग्रेटर नोएडा 22 से 23 किलोमीटर पड़ता है, तो 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते। पहले कितना टाइम लगता था? पहले आपको 1-1.25 घंटा लगता था ग्रेटर नोएडा जाने में। आज कम हुआ है ना, सुकून हुआ है ना। तो यही सुकून आपको आने वाले टाइम पे ग्रेटर फरीदाबाद ही मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके अलावा हमें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे 2021 मास्टर प्लान और 2031 मास्टर प्लान में बहुत मेजर फ़र्क आ चुका है। तो बिन्नी जी, आप लोगों को ये बताएं कि ये मास्टर प्लान क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मास्टर प्लान जैसी कोई चीज़ होती है। 90% तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार फरीदाबाद में कौन सी कनेक्टिविटी आएगी, 2 साल से सुन रहे हैं पुल बनेगा, पुल नहीं बना, सड़कें नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो क्या कहना है आपका इसको लेकर? देखो, लोगों को मैं बता दूं कि आप अगर लोगों ने 2-3 साल से या 1 महीने 2 महीने 5 महीने से ग्रेटर फरीदाबाद को नहीं देखा तो एक बार आके आप देखो। जो रोड्स नहीं बनी थी वो सारी बन रखी हैं। हर कोई नया शहर जब आता है तो उसको बनने में टाइम लगता है। एक घर भी बनाते हो उसको बनने में भी 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। ये तो पूरा शहर बस रहा है तो टाइम लगता है। और जो शहर बसता है तो हैबिटेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आज अगर हमारे पास गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा की हैबिटेशन आ रही है तो भाई हमारी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है। नहीं, हमें रोड्स की ज़रूरत है, इन अंदर की रोड की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी होती हैं। और अब अगर आपको लगता है कि ग्रेटर फरीदाबाद वैसा ही है तो एक बार आप आके देखो। अगर आप वहाँ महीना रह लिए ना तो आपको लगेगा कि भाई एनसीआर में इससे बेटर लोकेशन नहीं है रहने के लिए। बिल्कुल। आपका बजट 3 से 4 करोड़ का है तो भी मैं ऑप्शन दे दूंगा। आपका बजट 60 से 70 लाख का मैं तो भी ऑप्शन दे दूंगा आपको। तो ग्रेटर फरीदाबाद ही बेस्ट लोकेशन है रहने के लिए। मानो या ना मानो, आज लो या कल लो, लोगे आप ग्रेटर फरीदाबाद में, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। बिल्कुल क्योंकि ठीक वी है। नो दैट के ग्रेटर फरीदाबाद क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप जानते भी होंगे कि जो फरीदाबाद और गुड़गांव का अगर हम टिकट साइज़ को कंपेयर करें, टिकट साइज़ यानी प्राइस पॉइंट को कंपेयर करें, तो 1 से 1.5 करोड़ में आपको गुड़गांव या दिल्ली या नोएडा से बड़ा घर मिल जाएगा, जो कि आज की डेट में ग्रेटर फरीदाबाद में अवेलेबल है। कमिंग बैक, निखिल जी हमारे साथ बैठे हैं और निखिल जी को हमने काफ़ी अच्छे से बताया कि फरीदाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। तो निखिल जी, आपको कोई और क्वेश्चंस हैं या फिर आपके मन में कोई ऐसी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सही एग्जिट पॉइंट क्या होता है प्रॉपर्टी लेने के बाद, कब एग्जिट करना है प्रॉपर्टी से? क्योंकि आप कह रहे हो कि अभी भी बूमिंग इंडस्ट्री है और अभी भी हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रेटर फरीदाबाद में, तो कब हम एग्जिट करें? देखो, प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ पेशेंस। प्रॉपर्टी को जितना आप पकड़ के रखोगे प्रॉपर्टी उतना ग्रो करेगी। और प्रॉपर्टी को वरदान मिला हुआ है कि आप प्रॉपर्टी अगर आज लेते हो और कल उसको बेच देते हो, और बेचने के बाद जब उसको 2 महीने बाद देखोगे तो 10 से 15 लाख रुपए प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और ये इसको वरदान मिला हुआ है। आज की डेट में एग्जिट की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे एकदम एग्जिट मिल जाए तो आप अच्छे ब्रांड्स के साथ पैसे लगाओ, अच्छे डीलर पे जाके पैसे लगाओ। उनको पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे पैसा लगाना है, क्योंकि डीलर के पास सेलर भी होता है और बायर भी होता है लेने के लिए। तो एक अच्छा डीलर, एक अच्छी
प्रॉपर्टी, एक अच्छी लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहाँ आप आज लेके कल बेचना चाहो बेच सकते हो, बट आप अगर प्रॉपर्टी में एग्जिट चाहते हो तो एटलीस्ट आप 1.5 से 2 साल का उसके बाद हॉराइजन होना चाहिए। फिर भी आपको लगता है मैं ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो फिर प्रॉपर्टी में एंटर ही मत करो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी हुई, प्रॉपर्टी बनी हुई है रोकने के लिए। सोना आप आज लेके कल बेचोगे तो सोना उतने का ही है, हालांकि सोने से तो बढ़िया कोई चीज नहीं है ना, सुनार पे सोना लेके जाओ कल बेच जाएगा, बट सोना लेके आप उसको रखते हो सालों तक अपने पास, फिर आप देखते हो कि 50,000 वाला तोले का सोना आज 70,000 पे तोला हो गया। प्रॉपर्टी भी वही है, प्रॉपर्टी आपने ली, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, उस प्रॉपर्टी को 2 साल होल्ड करा, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख पहुंचेगा, फिर उसको 2 साल और होल्ड करा तो शायद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की होगी, बट रोकना पड़ेगा। एग्जिट की बात है, लोकेशन अच्छी लो, अच्छे ब्रांड की लो, बजट की चीज लो जो कि ऐसी हो जिस पे लोन अवेलेबल हो, तो प्रॉपर्टी बेचना कोई मुश्किल नहीं है। और खरीद तो होती रहती है, सेलर बायर ऑलवेज मार्केट में होते हैं, नए प्रोडक्ट हमेशा तो ना मार्केट में आते हैं, सेलर और बायर हमेशा होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बढ़िया होनी चाहिए, प्रॉपर्टी लेते हुए कंजूसी मत करो, 15 लाख रुपए बढ़िया दो, बट ऐसी प्रॉपर्टी में दो जो बिक सके। बट अगर किसी बंदे ने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो नहीं बिक रही अब, तो क्या किया जाए? तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि वो प्रॉपर्टी बिके या निकले या रेंट आउट हो? देखो, स्ट्रैटेजी इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है। आज आप एक शेयर लेते हो, टाटा का शेयर लिया, आपने रिलायंस का शेयर लिया, या आपने किसी भी का भी शेयर लिया, आपको गारंटी होती है कि वो कल पैसे निकल जाएंगे, या आपको पैसे आपने कमाने के लिए सोचे थे तो आपको पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी भी ऐसी है, प्रॉपर्टी लेने के बाद ये तो प्रॉमिस है कि प्रॉपर्टी में आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्लॉटों के अंदर, कमर्शियल के अंदर लोगों को नुकसान नहीं हुए जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है। अगर आप बेचैनी से प्रॉपर्टी को बेचोगे फिर तो आने पौने दाम आपको मिलेंगे। आप प्रॉपर्टी में जो पैसा लगाओ उसको एग्जिट प्लान सोच के चलो कि मुझे 2-3 साल का होराइजन चाहिए है प्रॉपर्टी में लगाने। बिन्नी भाई, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे निखिल जी के क्वेश्चन से मैं भी कई बारी ये कई और क्लाइंट्स भी मेरे पूछते हैं कि यार मेरी प्रॉपर्टी तो मैंने ले ली, और हो सकता है किसी और ब्रोकर ने दिलवाई हो, किसी ने भी दिलवाई हो सकता है उन्होंने खुद ले ली हो डायरेक्टली सेलर से जा करके, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही है तो ऐसा क्या करे कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए? देखो, अच्छे कंसल्टेंट पे जाना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे कंसल्टेंट पे जाओ, बट पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही। अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी ऑलवेज इन डिमांड होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छे प्राइस की प्रॉपर्टी ऑलवेज इन डिमांड होती है, प्रॉपर्टी पे लोन होता है ऑलवेज इन डिमांड होती है। आज आप एक 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ही सिर्फ 20 लाख का होगा तो आपको बायर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। एंड यूजर ही प्रॉपर्टी को परचेज करता है, प्रॉपर्टी आपने परचेज करी, लोनेबल होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी बिकेगी। बट प्रॉपर्टी आप ये सोच के ले रहे हो कि भाई मैं इसको एग्जिट मुझे एकदम मिल जाए, तो फिर प्रॉपर्टी लेने का फायदा नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा, 1.5-2 साल होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि प्रॉपर्टी बिक जाए, वो एकदम नहीं बिकती है। जब आप प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे ना तो प्रॉपर्टी बिकती है, जब आप बेचने की कोशिश करते हो प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। बिल्कुल ठीक कहा बिन्नी भाई। सर, जैसा हम देख रहे हैं, ये सेक्टर 16 में जो SCOs हैं और सेक्टर 15 में जो SCOs हैं, ये पार्ट SCO की सेल परचेज बंद हुई हुई है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, बट ये GPA पे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो क्या ये सेफ है खरीदना? देखो, मैं अगर बात करता हूं तो हम तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज पे ही बेचते हैं। अगर मैं 16 से ग्रेटर फरीदाबाद को कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी वाई टू परचेज प्रॉपर्टी इन ग्रेटर फरीदाबाद, बिकॉज वहां पर जो प्रॉपर्टीज बिकती हैं वो रजिस्ट्रीज पे बिकती हैं। और इसीलिए हमारा जो फोकस आज की डेट में हो चुका है वो ग्रेटर फरीदाबाद की प्रॉपर्टी में हो चुका है। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा इससे कि आप रह रहे हो NIT में और आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो ग्रेटर फरीदाबाद की, तो ऐसा क्यों है? नहीं जी, अगर मैं आपको बताऊं, मैं रहता हूं ग्रेटर फरीदाबाद में ही, मैं प्राइड के अंदर ही रहता हूं, मैं BPTP की प्रॉपर्टी में ही रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि आई नो दैट माय डॉटर इज स्टडिंग इन ग्रेटर फरीदाबाद, स्कूल उसका मेरे घर के पास है, मेरी गेटेड सोसाइटी है, मेरे को पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वहाँ पर पार्क की प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। करवा चौथ आ रहा है, मेरे बीवी के लिए फंक्शन है, कोई नवरात्र आ रहे हैं वहाँ फंक्शन है, सब कुछ है वहाँ पर। तो भाई हम भी तो अपग्रेड मांगते हैं, लाइफ में हम भी अपग्रेड मांगते हैं। आज अगर आप 16 की बात करो, 14 की बात करो, 2.25 करोड़ रुपए का फ्लैट है, बाहर निकलते ही क्या, बाहर निकलते ही रोड के ऊपर पार्किंग की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, पानी, सब कुछ। तो भाई हमें सुकून चाहिए। 4 करोड़ लगाने के बाद भी सुकून नहीं आया तो सुकून कहाँ आएगा? सुकून ग्रेटर फरीदाबाद में आएगा। बिल्कुल ठीक कहा बिन्नी भाई, आपने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया।
और बिन्नी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी। क्या गवर्नमेंट का कोई रिलेशन है प्रॉपर्टी मार्केट से? मुझे तो नहीं लगता। मुझे रिलेशन सिर्फ एंड यूज़र का लगता है प्रॉपर्टी से, रिक्वायरमेंट का लगता है, लोगों का लगता है कि वो घर ले रहे हैं। जिस बेचारे ने घर लेना है उसको ये नहीं मतलब है कि बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी, दोनों आएंगी, दोनों ही बढ़िया काम करती है। जिसने घर लेना है उसने घर लेना है। प्रॉपर्टी अगर मैं आपको वैसे बताऊं, आज से 1 साल पहले बिल्डर फ्लोर का रेट था 1 करोड़ रुपए, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में 250 गज का। आज वही 1 करोड़ का बिल्डर फ्लोर हो गया 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। राइट। एंड यूजर के ऊपर 40 लाख रुपए ज्यादा हो गए। बट क्या प्रॉपर्टी बिकनी बंद हुई? प्रॉपर्टी बिकनी बंद नहीं होगी। प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ का फ्लैट होगा तब भी बिकेगा, 2 करोड़ का होगा तब भी बिकेगा, 4 करोड़ का तब भी बिकेगा। प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता है। उसको जरूर फर्क पड़ता है, कुछ टाइम का फर्क पड़ता है, 2 महीने 3 महीने का, बट उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू होती है, तभी तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जिसको करते हैं आई ना। थिंक हम कहते हैं टीदिंग टाइम। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो एक टीदिंग टाइम चाहिए होता है, एक ब्रीदिंग टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसे सेटलमेंट चाहिए होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी हरियाणा में सेम ही है। इससे फरीदाबाद को बहुत अच्छा फायदा भी होगा, क्योंकि जो पुल्स आप देख रहे हो, जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हो, वो कुछ टाइम के लिए उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं बदलेंगी, उनको ब्रीदिंग टाइम नहीं मिलेगा, सोचने का टीदिंग टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से एक हरियाणा में प्रॉपर्टी को किक भी मिला है। बड़े-बड़े पुल्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मंजावली एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, एफएनजी एक्सप्रेसवे, ये सब अब फरीदाबाद से जाने वाले हैं और ये एज़ इट इज़ ग्रो होंगे। तो निखिल जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके साथ बिन्नी भाई बैठे हैं और बिन्नी भाई प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद में ही नहीं, ये आपको फरीदाबाद के किसी कोने में भी प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। हम नहीं दिलवा पाएंगे तो ऐसे बंदे हैं जो आपको करण भाई भी दिलवा देंगे प्रॉपर्टी वहां पर। करण भाई, आपने बताया कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेने में फायदा है ग्रेटर फरीदाबाद में, बट हम बड़े बड़ों से कहावतें सुन रहे हैं, पहले मकान फिर पहले दुकान फिर मकान। तो हम क्या, मतलब ऐसा क्यों चेंज आ रहा है? देखो, मुहावरे बहुत सारे हैं। बिन्नी भाई इस बात को समझते हैं कि मुहावरे बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए लाइफ में वो होना चाहिए घर। एक छत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी, या मान के चलो कोई वर्ल्ड वॉर हो जाती है, या फिर भगवान ना करे कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, एक छत होना बहुत ज़रूरी है। क्या करोगे अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, आपकी जॉब चलेगी या कोई वॉर हो गई सिटी के अंदर, तो किस छत में आप रहोगे? हो सकता है कि जिसको आप रेंट दे रहे हो वो पैसा ही जो कंपनी आपको जो दे रही थी, जिससे आप रेंट दे रहे थे, वही रुक जाए, तो आपकी छत तो चली जाएगी ना। तो मेरा ये मानना है कि छत होना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना, पहला घर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी रिटर्न बना सकते हैं, अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। बट मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। आप बताएं बिन्नी भाई। बिल्कुल, तभी हम दो लोग बैठे हैं, डिस्कस नहीं करेंगे रियल एस्टेट के बारे में तो क्या सोल्यूशन आपने निकलेगा? बिल्कुल ठीक बोला कि पहले दुकान फिर मकान। मकान से आप 10 घर बना सकते हो, 10 घर से आप एक दुकान नहीं बना सकते। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आज से करोड़ों साल पहले जब धरती ठंडी हुई थी, उस टाइम जितनी लैंड भी, आज भी उतनी लैंड है, 1 इंच भी नहीं बढ़ सकती। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी इसलिए आपकी बेस्ट होती है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सपोज करो आज आपका बिजनेस, भगवान बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की कर रहा है, कल को आपका बिजनेस ना चले, कोरोना जैसे हालात आ गए, तो आप बिजनेस को कैसे चलाओगे? उस टाइम रेंट ही ऐसी चीज होगी जो आपको मिलता रहेगा। बड़े ब्रांड तो रेंट देते ही है ना। तो भाई इसीलिए आपके पास प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि कमर्शियल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है पहले। ज़रूरी है बिन्नी भाई, लेकिन ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली प्रॉपर्टी आपका रेजिडेंशियल होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी आपका घर होना चाहिए। उसके बाद मैं मानता हूँ कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुहावरे तो दोनों बहुत सारे ही हैं। बहुत सारे हैं, सारे मुहावरे सही हैं। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो कहता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, ये रेरा अप्रूव नहीं है। तो रेरा हमें क्या ऐसी गाइडलाइंस देता है जो हमें सेफगार्ड करता है एज अ कंज्यूमर, देखो, एज अ कस्टमर? रेरा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और रेरा का बेस्ट पार्ट क्या है कि रेरा से है ना, आप जो एंड यूज़र है, जो इन्वेस्टर है, वो सिक्योर हो जाता है। रेरा जब आप कोई भी बिल्डर जब रेरा लेके आता है तो एक अकाउंट खोला जाता है जिसके अंदर रेरा में पैसा डाला जाता है कि इन्वेस्टर या कोई एंड यूज़र अपना जितना भी जो पेमेंट होती है, इसरो अकाउंट जिसको बोलते हैं, उस इसरो अकाउंट के अंदर अपना पैसा डाल देते हो और धीरे धीरे उस अकाउंट से रेरा
जो है वो बिल्डर को पैसा देना शुरू करता है। जैसे तो कंस्ट्रक्शन होगी उस रेरा अकाउंट से वो पैसा निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि बिल्डर किस तरीके से काम कर रहा है, गाइडलाइन होती है, एक टाइम होता है कि भाई इस डेडलाइन तक आपको ये प्रॉपर्टी बनानी, अगर नहीं बना के दोगे तो आप अपने इन्वेस्टर को या अपने एंड यूजर को उसमें से आप अपने पैसे देने पड़ेंगे वापस। तो भाई रेरा इसलिए होना जरूरी है। रेरा होना बहुत ज़रूरी है। रेरा के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रेरा आपको सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलेट ही नहीं करता, इसके अंदर कुछ इस तरीके की भी लॉज आते हैं, जैसे RWA आपने सुना होगा। हर सेक्टर, जब भी कोई सेक्टर कटता है तो RWA बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वेलफेयर एसोसिएशन बनाना बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन, यस, तो वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सब रेरा से हमें मिला है। रेरा का मतलब ये है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब ही यही बोलता है कि प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो बिन्नी भाई, हमने काफ़ी सारी बातें करी रियल एस्टेट के बारे में, बहुत सी हमने बातें करी। तो निखिल जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठें, और मैंने इनको इसलिए इनवाइट किया ताकि मैं दिखाना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे बिजनेसमैन हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट अभी तक नहीं कर पा रहे, या उनके मन में कोई ऐसी थॉट है कि नहीं यार मुझे बिजनेस में करना चाहिए, नहीं यार मुझे रियल एस्टेट में नहीं करना चाहिए, तो आज ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे क्लियर हो गए हैं बिन्नी भाई के साथ बैठ करके। तो बहुत अच्छा लगा निखिल जी आपसे मिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू। बिन्नी जी, आपकी जो पर्सनालिटी है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और जितने भी लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं वो आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी इसी तरह से बनी रहे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप और स्ट्रगल करो और 150 करोड़ के इस टारगेट को जल्दी कंप्लीट करो। तो बहुत अच्छा लगा बिन्नी जी आपके साथ आज बैठ करके। आपने यहाँ पे हमारे साथ वक्त बताया, बहुत सी बातें हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में भी करी और आपके बारे में भी करी। बाकी करण जी के साथ बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बढ़िया हमारा इंटरव्यू गया। और भाई करण जी को फॉलो करो, आप उनको सब्सक्राइब करो, द इन्वेस्टर स्ट्रीट को आप फॉलो करो, और आने वाले टाइम पे आप इनको देखोगे यार ये बिल्कुल झंडे गाड़ने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया है। और हमारे ऐसे यूथ हैं जो फरीदाबाद के रियल एस्टेट को ना बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन थे ना वो एक्चुअल में माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच बिन्नी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी तारीफ करी। अरे और आप तारीफ लायक ही हो यार। थैंक यू सो मच बिन्नी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे ज़रूर बैठेंगे, आगे पॉडकास्ट भी करेंगे और एक वीडियो भी बनाएंगे मिलकर। एक और कोलैबोरेशन में आप हमें जल्दी देखेंगे। हम साथ में एक रील बनाने वाले हैं, और मैं वेट करूंगा इस टाइम की, इस वक्त की। बहुत अच्छा लगा बिन्नी जी यहाँ बैठ करके, ऐसे ही इंस्पायर करते रहें लोगों को, बने रहें। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।